दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान और मैं हूं आज अपने खुद के पैतृक खेत पे। आम का बाग है, एकदम सुहानी छटा है। डाल भी चूरा है हमारे यहाँ। डाल जब आम गिरता है तो उसको डाल बोलते हैं। आप लोगों के यहाँ भी कुछ बोलते होंगे तो कमेंट करके बताइएगा। ये पूरे आम का बगीचा है चारों तरफ, और ये मोस्टली ये मान के चलिए कि प्राकृतिक है। इसमें किसी प्रकार का कुछ भी नहीं डाला गया है। ना कोई खाद है ना कुछ है, और ये सार्वजनिक है। जिसका मन करे आए, बैठे आम खाए और जाओ। क्यों चौधरी साहब? ना कोई किसी से पैसा नहीं, आओ फ्री रुको, आम खाओ और चले जाओ। तो आज मेरे साथ एक युवा किसान जुड़े हैं, मुजफ्फरनगर ज़िले से हैं। और बहुत बेहतरीन तरीके से युवा जो है कोशिश कर रहा है एग्रीकल्चर में आने की। आने वाला जो टाइम है वो एग्रीकल्चर का है, और वो भी जैविक का है। जो ज़माना है जैविक मतलब जहर मुक्त, मेरे हिसाब से कि मैं ऐसी पद्धतियों को प्रयोग करूं जिसमें जहर कम से कम हो या ना के बराबर हो, या कुछ ऐसी पद्धतियां अपनाऊं जिससे मैं 2 से 3 साल में जहर को छोड़ दूं और मेरा खेत बिना किसी लागत के मुझे उत्पादन दे। तो उन्हीं चीज़ों पे हम आज चर्चा करेंगे विक्रांत भाई के साथ। मैं उनका एक परिचय भी करवाऊंगा। उसके बाद फिर हम बातचीत करेंगे इन सारे मुद्दों पे। उनके सवाल जवाब करेंगे, सवाल लेंगे जो भी वो मुझसे पूछने के लिए इतनी दूर चल के आए हैं, लगभग 100-125 किलोमीटर के आसपास। तो मैं चाहूँगा आपका एक परिचय हो जाए, उसके बाद फिर हम सवाल जवाब शुरू करें। अभी जी। नमस्कार राहुल जी, मेरा नाम विक्रांत शर्मा। मैं मुजफ्फरनगर ज़िले से बिलोंग करता हूं, और गांव मेरा रुड़की रोड पर रई गांव है, जहां पे मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूं। 20 बीघे में अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूं। अभी पहले आप जब हमारी यूनिट पे आए थे तो हमने अरहर की फसल लगाई हुई थी, वैसे भी लगाई, तो फिर दोबारा अरहर की फसल लगाई है, जिसमें अरहर की दूरी आपने क्या रखी? अरहर की दूरी तो वैसे कोई अभी इतनी अच्छा, ऐसे नॉर्मल छिड़काव विधि से छिड़काव विधि से लगाई हुई है। एक्चुअली अरहर का जो सही दूरी है वो 5x2 या फिर 6x1 या 7x1। अभी असल में क्या है कि यहाँ पे मशीनरी की इतनी उपयोगिता नहीं होने के कारण हमने छिड़काव विधि से वो जमाव किया था उसका। हम लोग क्या करते हैं, इसको 7-7 फीट पे आप ट्रैक्टर से सिंगल नालियाँ बना लीजिए, जिसमें हम गन्ना बोते हैं। उनमें बीज गाड़ करके और पीछे से पानी दे दीजिए उसके किनारे पे। हो गया काम। बीज गाड़ने में भी राहुल जी लेबर चाहिए आपको, क्या आती है कि लेबर की बड़ी समस्या है आजकल। इंडिविजुअल लेबर चाहिए आपको। बहुत ज़्यादा लेबर की समस्या है, और दूसरी बात, मिल भी गए तो महंगी मिलती है, और तब भी वो मतलब पड़ता नहीं आता उनको। देखो, 400 रुपए का आज आदमी मिल रहा है, और वो 4-5 घंटे काम नहीं करता सही से। अगर आप खेत पे नहीं है तो किसान के इस दुख को कोई बताने वाला नहीं है। किसान की लागत आसमान के नीचे है। ये पहला ऐसा बिजनेसमैन है जो अपनी सारी कमाई को ओपन में रखता है, ताला भी नहीं लगाता है उसमें। सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो। वरना कितना ही छोटे से छोटा बिजनेस हो, दुकानदार हो या कोई भी हो, वो सारी उसकी जो है ना वो ताले में होती है। उसकी ताले में भी होती है, और उसे एक दिन की अपनी कमाई भी पता होता है। हाँ, कि मैंने आज कितना कमाया। इस बेचारे को ये भी नहीं पता है कि पूरे साल मजदूरी करने के बाद ये क्या कमाएगा। अगर मैं हिसाब जोड़ूं अभी गन्ने का, क्योंकि हम गन्ने की बेल्ट में बैठे हैं, तो गन्ने पे जो कम से कम खर्च आता है वो 18,000 रुपये पर एकड़ आता है। 18 से 20,000 रुपये एकड़ का खर्च है गन्ने का। कम खर्च की बात कर रहा हूँ, जिसमें लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं जोड़ी गई है। ठीक है, 18-20,000 रुपये गन्ने में हम कभी ज़मीन नहीं जोड़ते अपनी। भाई बनिया अगर दुकान खोल रहा है तो मॉल का भी किराया जोड़ता है कि नहीं जोड़ता? उसका भी जोड़ता है। हम नहीं जोड़ते। हमें जोड़ना चाहिए। यानी कि 9,000 रुपये हमारे उसके 9×5 = 45। 45,000 रुपये हमारे ज़मीन के जोड़ लो आप। 25 कुंटल बीघे पे चल रही है, एकड़ पे, बीघे पे, बीघा तो 9,700 रुपये बैठते हैं एक एकड़ के। ओ सॉरी, एक बीघे के। आप 9 मान लो, 8×5 = 40, चलो 8.5 मान लो। कितना बैठा? 45,000। 45 और 20 65 हो गया। 65,000 रुपये की हमारी लागत आ गई साहब 5 बीघे में गन्ने में। अभी तक इसमें हमारी लेबर इंक्लूड नहीं है। मैं कम से कम 6,000 का तो आदमी हूँ भाई साल भर में। हाँ बिल्कुल। 200 रुपये भी लगाएंगे तो 6,000 रुपये तो तब भी 6,000 रुपये है। 72,000 रुपये मेरे जोड़ लो। 72,000 रुपये मेरे जोड़ लो। चलो ठीक है, मैंने मान लिया मैं पूरे काम नहीं करता, तो मेरे आधे दिन गायब कर दो। 60 जोड़ लो, 50 जोड़ लो। चलो मेरे 50,000 तो जोड़ ही लो, क्योंकि मैं भाई 100 रुपये रोज का तो काम कर ही रहा हूँ यार खेत में जाके। 100 रुपये रोज का तो कर रहा हूँ। कितने हो गए साहब? वो कितने हुए थे?
65 हुए थे ना, हाँ, और 50 ये हो गए, 115 हो गए। 1,15,000 रुपए 1 एकड़ गन्ने की लागत। अब गन्ना कितने का निकल रहा है? एवरेज की अगर मैं बात करूं, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद, बहुत ज्यादा अगर मेहनत पूरे करने खेत की के- तो 55 कुंटल प्रति बीघे 50 और से 55 ज्यादा, का एवरेज आता है बस। यानी कि 250 से 300 कुंटल, जिसमें किसान रात दिन एक करके रात दिन एक करके जान हथेली पर रख के 5-5, बिल्कुल 8-8 बेचारा स्प्रे दिन रात। करके तब ये आता देखो है। ना, ये फौज में लगी खेती में लग रही है। तो अब कितना खर्चा इनकम हो गई साहब? हमें 375 रुपए कुंटल मेरा गन्ना है। हम्म। 70 ही है, 370। हाँ, 370। अब 370 को गुणा कर लो आप 300, चलो 250 भी छोड़ो, 300 कुंटल की बात करते हैं कि साहब हमारा एवरेज बढ़िया निकल गया 60 का एवरेज। हालांकि निकलता नहीं है, सत्यता यही है। सत्यता यही है। 43 कुंटल, 44 कुंटल, 45 कुंटल, 46 कुंटल, 50, 52, 53, कहानी खत्म। कोई नूई 2-4 बीघे को हवाबाजी करता ही रहो, सीढ़ी पीढ़ी लगा के दिखा दो, उल्लू बनाए किसानों को, वो अलग बात है। बाकी नहीं निकलता, या बिरला कोई 100 में से 5 किसान निकाल रहे हैं। और अगर निकाल भी रहे हैं तो उनकी लागत भी हाँ, तो बढ़ रही है लागत ना। भी बढ़ रही है। तो हम बात करते हैं 300 कुंटल की। हाँ, अब ये कितने का हो गया? 300 कुंटल गन्ना 9,000 और 30 या 90। 90 का तो एक हो गया। हाँ, ये जोड़ लेते हैं। अभी कैलकुलेशन देखो, कर लो आप। ऐसे मजे के आंकड़े सामने निकाल के लाऊंगा ना, जो अभी तक किसानों से छिपाए गए हैं। ये 375 इंटू 300। अच्छा, चलो 370 कर देते हैं। 370 गुणा 300 कुंटल गन्ना 1,11,000 का हुआ जी। हमारे कितने लगे थे? हमारा कितना आया था? हमारा भी जोड़ लेते हैं। अभी 1,11,000 याद रखो, 1,11,000 याद रखियो। 20,000 की लागत बैठ रही भाई साहब, प्लस 45,000 जमीन के हो गए मेरी, 65 हो गए थे ना, प्लस मेरी मजदूरी 50,000, 1,15,000। 1,15,000 और 4,000 घाटे में ये भी। और 1,11,000 का आप गन्ना कर रहे हो, मैं 4,000 के घाटे में हूं। अब कुल मिला के मैं अगर बात करूं अपनी, कि मुझे 1 एकड़ में 50,000 रुपए बच गए, तो 50,000 पता क्या बचता है? तुम्हारी मजदूरी। सही बात है। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। हाँ, किसान अपनी मजदूरी जोड़ता ही नहीं कहीं। कुछ जिसमें कलाकारी है नहीं भाई, मैं 100 रुपए का आदमी तो हूं, तो मुझे 100 रुपए रोज जो बच रहे हैं ना भाई साहब, 100-150 रुपए, ये मेरी मजदूरी बची हुई, मैं खुश होना है कि मुझे गन्ने से पैसा मिला। आंकड़े साफ सुथरे हैं। ऐसी खेती किस काम की? तो खा नहीं सकता आदमी। आप रासायनिक खाद डाल रहे हो, सब्सिडी मिलती है? कोई सब्सिडी नहीं मिलती रासायनिक। नहीं मिलती है। अभी दुकानों पे तो नहीं मिलती ना। दुकान पे नहीं मिलती। अगर आप यूरिया ला रहे हो किसी सहकारी तो गवर्नमेंट तो दे रही है आपको, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। अगर मैं ऑर्गेनिक खाद नहीं सारा रासायनिक खाद नहीं डालता, मैं वर्मी कंपोस्ट का यूज करता हूँ, मैं प्रकृति को बचाने के लिए काम कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट के कहे अनुसार काम कर रहा हूँ। मैं डीएपी नहीं ला रहा, सरकार का पैसा बचा रहा हूँ। मैं पोटाश नहीं ला रहा, सरकार का पैसा बचा रहा हूँ। मैं यूरिया नहीं ला रहा, मैं सरकार का पैसा बचा रहा हूँ। तो फिर मेरे लिए सब्सिडी क्यों नहीं है? मुझे भी तो कुछ दे सरकार। खाली एक सर्टिफिकेट देने से, मेरे सामने गुलदस्ता पकड़ाने से मुझे फूलों का, मेरा पेट बच्चों का भर जाएगा, मेरी फीस चली जाएगी। इस विषय पे हमारे जो ऊपर बैठे हैं, हमारे मालिक कह लो एक तरीके से, सरकार, उनको सोचने की जरूरत है। किसान का ये रियल दर्द है, छुपा हुआ नहीं है किसी से। शायद अनदेखा हो रहा है या अनदेखा किया जा रहा है, या वहां तक ये बात पहुंच नहीं रही अभी तक, क्योंकि ऊपर जो बैठे हुए हैं टॉप लेवल में, उन तक बातों को पहुंचाना, चमचे पहुंचने नहीं देते वहां तक। हमने नौकरी करी है सरकारी विभाग में, हमें पता है चमचे ऊपर तक बात नहीं पहुंचने देते, तो चमचों की नौकरी खराब हो जाएगी। कि तुम क्या कर रहे हो, ऐसा क्यों हुआ? लेकिन कहीं ना कहीं मैं चाहूंगा कि हो सकता है मेरे इस वीडियो के माध्यम से अगर ये बात हमारे ऊपर बैठे आकाओं तक पहुंच जाए, तो मुझे इतना विश्वास तो है कि वो जरूर इस पर कुछ ना कुछ तो एक्शन लेंगे। बहुत लोगों से हमने कह के देखा इस बात पे, लेकिन कभी कोई एक्शन नहीं हुआ। कि साहब, अगर मैं 50 बीघे जमीन जोतता हूँ, यानी कि 10 एकड़,
और मैं अगर 10 एकड़ में 15 बोरी यूरिया लेके आता हूँ साल भर में, और 10 बोरी डीएपी लेके आता हूँ, 5 बोरी पोटास लेके आता हूँ, तो टोटल मिला के सब्सिडी के 50,000 रुपये मेरे खाते में, मतलब मैं गवर्नमेंट के खर्च कर रहा हूँ अपने ऊपर। कम से कम की बात कर रहा हूँ, हालांकि ज़्यादा है ये। यूरिया में इतनी सब्सिडी मिल रही है, जहाँ तक मुझे सुना है, मैंने कंफर्म तो मैं नहीं हूँ, तो 1500 से 2000 रुपये के आसपास की सब्सिडी है एक बोरी पे यूरिया की। तो 15 बोरी पे 45,000 तो यहीं हो गए। फिर भी मैं मानता हूँ कि 50,000 रुपये मैं गवर्नमेंट के खर्च कर रहा हूँ अगर मैं रासायनिक खाद यूज़ करता हूँ। तो अगर मैं रासायनिक खाद नहीं यूज़ करता, और मैं भारत सरकार की बात मानता हूँ, जो भारत सरकार हमें प्रेरित कर रही है कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिए, तो मैं लोगों को गांव-गांव जा करके लोगों को प्रेरित कर रहा हूँ। लोग मेरे से एक सवाल पूछते हैं कि राहुल भैया, रासायनिक खाद जो यूज़ कर रहा है वो सरकार के 50 से 1 लाख रुपए का नुकसान करता है एक किसान। मैं अगर वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर रहा हूँ, मैं अगर जीवामृत चला रहा हूँ, घन जीवामृत चला रहा हूँ, प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ, ये कल्चरों का प्रयोग कर रहा हूँ, फंगस का प्रयोग कर रहा हूँ, और मैं गवर्नमेंट से कोई भी रासायनिक खाद नहीं खरीदता दुकान से, तो मैं सरकार के 50,000 रुपये बचा रहा हूँ। बदले में सरकार की मेरे लिए क्या पॉलिसी है मेरे फेवर में, कृपया हमें बताएं। मैंने बहुत गूगल कर लिया, बहुत लोगों से पूछा, देयर इज नो पॉलिसी फॉर फार्मर। तो ये लोगों के प्रश्न हैं, मेरे नहीं हैं, जो किसान मुझसे पूछते हैं। कभी मेरे मन में था कि तुम्हारे जैसा कोई युवा आगे बैठेगा सामने, तो उसके दिमाग में डालूंगा, कल को तुम ही लोग IAS IPS, ये देखो नेचुरल आम, IAS IPS बड़े लेवल तक आप लोग जाओगे, कल को राजनेता बनोगे, कल को चीफ मिनिस्टर बनोगे, प्रधानमंत्री बनोगे। तो ये बातें तो किसान का दर्द, ये एक दर्द है। मैंने हिसाब बता दिया जी गन्ने का, चलो धान का बता देते हैं। अभी धान लगने वाला है जुलाई के महीने में, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, नवंबर तक 5 महीने हमारा खेत गया। 1 साल का खर्च है 1 एकड़ का 45,000 रुपये। 5 महीने का कितना हुआ? लगभग 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये तो किराया हो गया साहब मेरे धान के खेत का, अब जोड़ लेना। और मैं कम से कम नहीं तो उसमें काम करूंगा तो मैं 50 रुपये रोज का आदमी तो हूँ। धान में 50 रुपये का काम तो मैं रोज करूंगा ही, पानी दूंगा, खुरपा चलाऊंगा, घास उगाड़ूंगा। 1500 रुपये मेरे जोड़ लो, 7500 मेरे हो गए साहब 5 महीने के। चल रहा है वो 7,500 रुपये हो गए। तो 27,500 रुपये तो भाई साहब मैंने ये खर्च कर, 27,500। अब धान में 5 बीघे में जुताई और ये सब चीज़ें जो हम घुमाते हैं, उसके बाद लगवाई वगवाई मान के चलो आप, ये हो गई कम से कम नहीं तो 5,000 रुपये खर्च हो जाने हैं। मरे से मरे की बात कर रहा हूँ 1 एकड़ धान लगाने में 5,000 रुपये ये खर्च हो गई। इसके साथ में अब से लेके तब तक अगर रासायनिक पे जा रहे हैं तो कम से कम नहीं तो 5,000 की दवाइयाँ और 5,000 के खाद, 10,000 आप ये मान लो। ठीक है साहब, 42,000 रुपये हो गए खर्च। अगर सब कुछ ठीक ठाक चला, कोई आकस्मिक बीमारी नहीं फंसी तो। अब इसमें पानी का खर्चा, लगातार पानी चलेंगे, 1 महीने में 4 पानी कम से कम लगता है। हर पानी 100 रुपये का कम से कम पड़ना है, बल्कि 100 का नहीं पड़ेगा, 100 का नहीं, ज़्यादा का पड़ेगा, ज़्यादा का पड़ेगा। और आपके यहाँ ट्यूबवेल है पूर्वांचल में तो लोग इंजन से पानी देते हैं। 70-80 रुपये घंटा चल रहा है, 70-80 रुपये घंटा चल रहा है, 5 घंटे लगते हैं। लगभग 400 रुपये का एक पानी बैठेगा। 1 महीने में 2 पानी भी आप मान लो, 10 पानी हो गए तो 4,000 रुपये के पानी हो गए साहब मेरे। 40,500 पर एकड़। और 5 महीने में मैं कम से कम ये रासायनिक खाद डालने के चक्कर में और काम करने के साथ में 2 बार तो बीमार जरूर पड़ूंगा। 1,000 रुपये तो मेरे लगने हैं बीमारी में। कुछ भी हो, छोटे से जुकाम तो हो ही जाएगा। अगर लमसम की बात करूं तो 48,000 रुपये का खर्च भाई साहब हमारा बैठ रहा है 1 एकड़ धान का। अब 1 एकड़ धान बिकेगा कितना? अगर मैं मोटा धान लगाता हूं तो मेरे खेत में आप मान के चलिए कि 1 से 25 से 30 कुंटल धान निकलता है 1 एकड़ में। हाँ। बहुत बढ़िया किसान होगा तो 35 निकाल लेगा। चलो हम 35 पे ही बात करते हैं। पिछले साल क्या रेट था जी धान का? शायद 55 नहीं, मोटे वाले का, सरबती का, मेरे ख्याल से 3200 रुपये के आसपास धान का रेट। 2800 से 3200, हाँ इतना ही था। हाँ, तो हम जो है 3200 रुपये मान लेते हैं।
गुना 30। 3200 गुना 30, 96,000 रुपये का धान हुआ। गन्ने से मोटा मोटा डबल फायदा। हमारी लागत कितनी गई? हमारी लागत कटी इसमें से लगभग 48,000। ₹38,000 का फायदा हुआ मुझे। गन्ने में 4,000 का नुकसान हुआ। गन्ने में 4,000 का नुकसान हुआ। अब दिक्कत ये है कि अगर मैं धान लगाता हूँ तो मैं जमीन के भूजल स्तर को खराब कर रहा हूँ। चावल हमारे यहाँ सरप्लस है। चावल उन जगहों में ठीक है जहाँ पे प्राकृतिक बारिश बहुत ज़्यादा पड़ती है, बाढ़ का पानी आता है, नदियों का पानी। अगर मैं ट्यूबवेल से या इंजन से चावल की खेती कर रहा हूँ तो ये मैं अपने आने वाले भविष्य को खतरे में डाल रहा हूँ। गेहूं की खेती का भी हिसाब हमने जोड़ा था, हमें केवल भूस बच रहा था। पानी हर वक्त चाहिए मुझे। हर वक्त पानी चाहिए। तो हमें जागरूक होना पड़ेगा कि हमें करना क्या है। खेती को एज ए फैक्ट्री अगर आपने नहीं समझा और आप पारंपरिक ढर्रे से कि मेरे पिताजी गन्ना लगाते थे मैं भी गन्ना लगाऊंगा, तो कुछ नहीं कर पाओगे आप जिंदगी में भी। हमें बागवानी पे आना पड़ेगा। उनके चले गए, 40 आप पे चले जाएंगे। भारत के आम की डिमांड पूरे दुनिया में है, हमारे फलों की डिमांड पूरी दुनिया में है, लेकिन हम फलों की तरफ आ ही नहीं रहे। हम बंद के रह गए हैं कुछ फसलों में क्षेत्र वाइज। जैसे कहीं सोयाबीन होती तो वहाँ सोयाबीन ही होती है, जहाँ टमाटर होता है वहाँ टमाटर ही हो रहा है, जहाँ गन्ना होता है वहाँ गन्ना ही हो रहा है, जहाँ केला हो रहा है वो केवल केला हो रहा है ना। विविधता की खेती करनी पड़ेगी। अगर आपके पास 20 बीघे जमीन है, 4 एकड़ जमीन है, तो 1 एकड़ में आपको बागवानी करनी पड़ेगी, विविधता अपनानी पड़ेगी। 1 एकड़ में आपको सब्जियां करनी पड़ेंगी, 1 एकड़ में आप जो है दलहन वगैरह रखिए, और 1 एकड़ में आप जो मन करे वो कीजिए। तो आपके पास साल भर पैसा रोटेट होके आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसको आप जहर मुक्त कीजिए। तो मैं कुछ इन्हीं चीज़ों के ऊपर काम कर रहा हूँ। कुछ ऐसे फार्मूले निकाल के लाए हैं जो किसी भी खेती में किसी भी समय में अगर आप प्रयोग करोगे तो आपको एकदम सडनली बहुत ज़बरदस्त वाले रिजल्ट 48 घंटे के अंदर मिलेंगे। ऐसे कई लोगों ने खेती की है, कर रहे हैं, जो धीरे धीरे जहर मुक्त खेती की तरफ आ गए। सरकार भी यही चाहती है, हम भी यही चाहते हैं, और लोग भी। दुनिया का कोई भी आदमी ये थोड़ी नहीं चाहेगा कि हम रासायनिक खेती करें। अभी आप जो यहाँ आए, आपके सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी जैसे राहुल जी मैं आपके पास में आया हूँ, सबसे पहले तो मेरा आपसे सवाल ये है कि जैसे आप केला उगा रहे हैं यहाँ पे, और जो तराई वाले क्षेत्र हैं उनमें भी केला अच्छे से हो सकता है क्या? तराई मतलब जिनमें पानी लगता है। हाँ, पानी का मतलब है कि केले का जो टखना है नीचे वाला, जो केले का ये पानी का ही पौधा है वैसे तो, क्योंकि इसमें 90% पानी होगा। वही बता रहा हूँ मैं। धान को भी लगातार पानी नहीं चाहिए, उसको भी नमी चाहिए। हम लोग पानी भर के रखते हैं और जाती वैसे लगाते हैं। इरिगेशन तो सारी जगह पे नुकसान ही करेगा। केले में जैसे मैंने ड्रिप पे लगाया हुआ है, तो ड्रिप का मतलब है कि केले को कम पानी की जरूरत है, लेकिन निरंतर पानी की जरूरत है। केले को भरा हुआ पानी नहीं चाहिए, हल्की नमी चाहिए हमेशा। गन्ने को भी यही है, किसी भी फसल को यही है। तो आपका जो अगर आपने उस क्षेत्र में लगा दिया जहाँ पे बरसात में पानी भर गया और 8 दिन से ज़्यादा केले का जो टखना है नीचे का, जहाँ से पौधा ज़मीन में से निकला है, अगर उस पर पानी लगा रह गया तो फिर कॉलर रोट आती है। केले के पत्ते फंगस की वजह से कट कट के गिरने लगते हैं, जैसे कोई ब्लेड से काट रहा हो, और फिर ये टूट टूट के गिरते हैं। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे पानी लगता है लगभग 6 से 8 इंच, तो वहाँ पे 6 से 8 इंच ऊंचा शुरू में ही बेड बनाना है, लगभग 2 फीट चौड़ा। उसके ऊपर आप पौधा लगाइए तो नालियों में पानी रुका रहेगा। नालियों में पानी रुका गया, उसे मॉइस्चर मिलता पीछे से बाकी हम ये जो कल्चर चला रहे हैं, ट्राइकोडर्मा, बिवेरिया वेसिया, नाम है, टरिजमनी सोफ्ले, बेसिलस तुरिंजेसिस, बेसिलस सब्टिलिस, वर्टिसिलम लगानी, बैसिलोमाइसिस, इन सबको अगर आप चला रहे हैं तो ये उन जो फंगस उत्पन्न हो रही है उसको कंट्रोल रखते हैं और आपका पौधा बीमार नहीं होता है। अगर पानी 8 दिन से ज़्यादा और 1 हफ्ते से ज़्यादा आपके खेत में रुकता है तो फिर आप उस खेत में केले खेती बिल्कुल ना करें। अच्छा, नुकसान दे जाएगा। और इसी ये केले की खेती जो करता है, जो भी किसान केले की खेती कर रहा है, इसके लिए सबसे अच्छी ज़मीन कौन सी मानी जाती है? बलुई दोमट मिट्टी। बलुई दोमट मिट्टी, मतलब जिस मिट्टी में पानी ना रुके बस, अच्छा, वो केले के लिए बढ़िया है।
जैसे रेतीली और कलर जैसी मिट्टी होती है जो आपस में रोसली सी मिट्टी कह देते हैं जिसे। समझ गए, पानी रखोगे तो फचक देनी पैर चला हाँ, जाएगा, हाँ। अगर पानी सूख गया तो चलना मुश्किल हो जाएगा उसको, बस 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 चुभती है वो। उस मिट्टी में कैसा रहेगा केला? हो जाएगा, लेकिन नमी हमेशा मेंटेन करनी पड़ेगी आपको। नमी तो मिल जाती है वहाँ। नमी और मल्चिंग, मल्चिंग में तो मल्चिंग के तो बहुत सारे हमारे यहाँ तो हम तो राजा हैं इस मामले में। गन्ने की मल्चिंग में पत्ती है, गन्ने की पत्ती है, पराली है, बिल्कुल पत्ते बिल्कुल। हैं, बहुत सारी प्राकृतिक चीजें वातावरण दे दो, ये कल्चर चलाओ और अपने घर बैठो आराम से, नेचर को करने दो उसका काम। अच्छा, माइक्रोराइजा चलाओ, माइक्रोराइजा लोग यूज ही नहीं करते, पता ही नहीं है। माइक्रोराइजा का पता ही नहीं है बहुत सारे लोगों को, माइक्रोराइजा काम कैसे करता है, क्या है माइक्रोराइजा माइक्रोराइजा को। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि माइक्रोराइजा और हुमिक दोनों एक ही काम करते नहीं हैं। नहीं 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 नहीं, दोनों एक ही चीज होती है। माइक्रोराइजा अलग चीज है। माइक्रोराइजा आपको फास्फोरस को फिक्स करता है, पौधों को बदले में, पौधों के बदले में देता है, वो बदले पे काम करता है। बदले में पौधों से वो स्टार्च लेता है अपना भोजन, और बदले में माइक्रोराइजा उनको प्रोटेक्शन देता है, तो फास्फोरस देता है। बड़ा जबरदस्त काम करता है, बड़ा जबरदस्त, ऐसे जड़ें निकलती हैं एकदम शानदार करके। माइक्रोराइजा में भी ज्यादातर कंपनियां तो उसके अंदर माइक्रोन्यूट्रन मिला के दे रही हैं, जिससे किसानों को रिजल्ट आए। ओरिजिनल नहीं मिल पा रहा है, सबसे बड़ी दिक्कत है देश में ओरिजिनल की। आज के ज़माने में सबसे बड़ी जो दिक्कत हो रही है किसानों को, अभी जैसे मैं भी देखा है आसपास जाके या लोगों को, किसानों को देखा है, तो वो उन्हें क्या चाहिए, उन्होंने फसल में कोई भी चीज़ रसायन मान के चलो, या आप पहले तो मैं यही कहूँगा कि रसायन का कम से कम प्रयोग कीजिए, करो ही मत, क्योंकि फिर भी किसान करता है उसका 1-2% तो कर ही लेगा। नहीं उसे- करो, लेकिन क्योंकि करने का शुरुआत ये में रखो कि मुझे integrated- छोड़ना है। हाँ, इंटीग्रेटेड कर लो, धीरे धीरे रासायनिक। आज वही बात है, आज कोई एक पूरी बोतल पिएगा, धीरे धीरे छोड़ेगा, एकदम छोड़ेगा तो बीमार हो जाएगा, सीधी सी बात है, उस पर छूटेगी नहीं। हमारे बच्चों की फीस भी तो कोई नहीं देगा ना। वो बात आपकी बिल्कुल सही। आज अगर मैंने रसायन एकदम छोड़ दिया और मेरे पास अगर बेहतर तरीके नहीं है, एक बैकअप नहीं है, कोई आदमी मेरा हाथ पकड़ के छुड़वाए। एक होता है कि मैं अपनी मर्जी से छोड़ रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है मैं अब छोड़ के क्या डालूं। अगर आप डीएपी यूरिया छोड़ रहे हो तो वर्मी कंपोस्ट डालना पड़ेगा आपको 1.5 कुंटल का बीघा। हाँ, उसी चीज पे मैं आने वाला था अभी। एकड़ में 5 कुंटल, साल भर में अगर आपने 5 से 7 कुंटल वर्मी कंपोस्ट प्रयोग किया तो आपको ना यूरिया की जरूरत है, ना डीएपी की जरूरत है, ना पोटास की जरूरत है। हाँ, वो तो है ही। वो तो हम अपने खेतों में वर्मी कंपोस्ट यूज भी कर रहे हैं और लोगों को दे भी रहे हैं। अपनी खुद की यूनिट भी चला रखी है वर्मी कंपोस्ट की, बहुत अच्छे। और इससे आपका क्या अनुभव है वर्मी कंपोस्ट का इतना बड़ा, मतलब इतना एक्सीलेंट रिजल्ट आते हैं ना। एक तो सबसे, अब जैसे बरसात कम, आपका नंबर एक बार बताओ, जिसको अगर कुछ काम होगा आपसे तो बात कर लेगा, वर्मी कंपोस्ट के बारे में जानकारी चाहिए। अगर किसी भी किसान भाई को वर्मी कंपोस्ट की आवश्यकता हो, या वर्म्स की आवश्यकता हो, या कोकोपीट और नीम ऑयल वगैरह कुछ भी चाहिए होता है, तो मेरा नंबर 6395222919 है। मेरा नाम विक्रांत शर्मा, जिला मुजफ्फरनगर, गांव रई, रुड़की रोड, ये मेरा पता है, एड्रेस है। वहीं पे हमारी यूनिट है वर्मी कंपोस्ट की, तो आप इस नंबर पे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोई किसान अगर आके सीखना चाहे आपसे, पैसे नहीं है उसके पास पैसे नहीं, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल ट्रेनिंग देते हैं उसको, कैसे केंचुआ पालन किया जाता है, कैसे आप उसको अलग अलग टेम्परेचर पे कैसे उसको रखना है, कैसे आपको खाद कम रेट में केंचुए भी उसको दिलवा देंगे। कम रेट में उसको केंचुए भी दिलवा देंगे, और सबसे पहले उसको डेमो लगा के भी उसके खेत में दिखाएंगे। सेटअप उसका डेमो बनवाना, लैंड डिजाइनिंग करवाना है, सारे काम हम खुद जाके करेंगे, तभी एक अच्छा प्रोसेस बनता है। जब तक हम किसानों के लिए ये नहीं करेंगे तब तक किसान हमारे तरफ आएगा नहीं। क्योंकि असल में क्या है राहुल जी, हमें वर्मी कंपोस्ट जैसे हम दे रहे हैं किसी को, तो हमें वर्मी कंपोस्ट बेचना नहीं है, हम बेचना चाहते ही नहीं। हम तो कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप वर्मी कंपोस्ट, जो ऑर्गेनिक वाले किसान हैं या वैसे भी किसान हैं, आप अपने यहीं पे लगाओ। लेकिन हर किसान के लिए पॉसिबल नहीं है। अब हर किसान 100 में से 20 लगा सकते हैं, 80 को तो चाहिए कहीं ना कहीं। एक बेड से तो शुरुआत कर ही सकता है। अब वो गन्ने में पूरा दिन लगा रहता है, रात दिन में रात में, हर जगह जाने को, कहीं रिश्तेदारी में उस पर जाया जाता। अच्छा, वर्मी कंपोस्ट का मोटा मोटा प्रोसीजर क्या होता है? जैसे हमने कच्चा गोबर लिया, वर्मी कंपोस्ट का सीधा प्रोसेस ये है। सबसे पहले आपको कहीं पे भी, जैसे मान के चलो किसी किसान भाई को कोई भी वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगानी है, या एक बेड से शुरुआत करनी है, एक बेड लगाना है। मैं नहीं कहता कि वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस करना है, बिल्कुल नहीं, अपने लिए लगाना है, तो उसके बारे में बताऊंगा। मेरा पेड चैनल है ही नहीं, मैं व्यवसाय करता ही नहीं बिल्कुल भी। सबसे पहले तो आप उसे जो है एक अच्छी तरह से, जहाँ पे छांव हो तो ज्यादा अच्छा है, अगर छाया नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके पास में फिर आप मोटा मोटा समझा दीजिए। सीधा लैंड डिजाइनिंग कर ले, मतलब कहीं गड्ढा गुड्ढा ना हो, जल भराव ना हो। अगर जल भराव होगा तो स्लोप रखना थोड़ा, नहीं स्लोप उसका थोड़ा ढलान वैसे बना सकता है जिससे पानी ना भरे। कुल मिला के बात ये है 4 से 6 इंची जहाँ वो बेड लगेगा
उस जगह पे पानी का जल भराव ना हो। अगर पानी का जल भराव हो गया तो उससे केंचुआ मरने के ओके, चांसेस नीचे का तिरपाल डालना पड़ेगा। फिर उसके ऊपर इतनी मोटी 8 की पन्नी बोलते हैं, पॉलीथीन, वो अच्छा, डाल 8 की। 8 की ओके, वो पन्नी डाल दीजिए। फिर उसके साइडों में, जैसे हम अपने घरों में छोटे बच्चों को बताने के लिए या ईंट लगा रोकने के सकते लिए हैं या बाउंड्री करते हैं घर की, उसी तरह से आप ईंट लगा दीजिए चारों तरफ। तो और जो बेड की लंबाई रहती है, मैक्सिमम जो लंबाई है, वैसे तो जगह के हिसाब से लंबाई होती है, जैसे आपकी जगह है कम से कम और ज्यादा बता दीजिए। ज्यादा से ज्यादा तो आप 50 फीट कर सकते हो। ओके, लंबाई और चौड़ाई। और जो स्टैंडर्ड साइज होता है, जो वो 8 बाई 30 का होता है। 4 फुट के 2 पैच बनते हैं, 4 फुट चौड़ा, फिर 4 फुट चौड़ा और लंबाई 30 फुट। फिर उसमें जैसे 30 फुट की लंबाई हो गई तो उसमें 30 किलो तो डलेगा हमारा वर्म, केचुआ, और 30 का 30 kg। हाँ 30 kg केचुआ डलेगा। फिर 30 kg केचुआ डलने के बाद जैसे वो ये बाद का प्रोसेस है। सबसे पहले आपको गोबर लाना है। गोबर में कोई पन्नी पत्थर प्लास्टिक वगैरह कुछ नहीं होता। जो हमारा गोबर कितने दिन पुराना जो लेना है? हमारा केचुआ होता है, गोबर हमें जो है कम से कम मैक्सिमम 25 से 30 दिन पुराना बस। ताजा नहीं चलेगा? ताजा भी चलेगा, मतलब अच्छा, मैं मैक्सिमम बता रहा शुरू हूँ से कि लेके 25 से 30 दिन हाँ, तक का गोबर आपको 25 दिन से 25 और 30 दिन से तो पुराना होना ही नहीं होना 25 चाहिए। मान लीजिए। हाँ, कम ओके, से कम ठीक है। बस 25 दिन, 25 दिन से ज्यादा नहीं। आगे बढ़ गए आप हम। उसे गोबर को लेके आइए, ठीक है। उसे डाल दीजिए अलग जगह पे। फिर उसमें एक या तो बांस से ऐसे गड्ढे कर लो। अगर बांस से गड्ढे नहीं कर पा रहा है कोई, तो उसमें जैसे सीमेंट का घोल बनाते हैं ना, जो घरों में जो चिनाई चलती है, इस तरह से साइड में मेड़ बना लो उसकी, गोबर की। हाँ हाँ, गोबर की डोल सी बना के उसमें पानी भर दो। ओके। उस पानी भरने का रीजन ये है कि क्योंकि जब आप जो गोबर लेके आए हो उसमें 25 दिन पुराना भी है, 20 दिन पुराना भी है, 10 दिन पुराना भी, और ऐसा भी जो दो कली आप डाल के आए हो, तो उसमें मीथेन बहुत ज्यादा होगी। ओके, उसके मीथेन की जांच करने के लिए आप सीधा उसमें हाथ घुसा दो, ओके। तो वो आपको गरम लगेगा। जो गरम लग रहा है वो उस मीथेन की वजह से लग रहा है। तो केंचुए ना मरे जिससे। हाँ, इसको क्योंकि ठंडा हमें करना जो केचुए को ठंडी जगह बहुत अच्छी लगती है, उसे तो हमने इसमें पानी डाल दिया, उसमें आप पानी भर दो, या तो गोल बना करके जैसे या सीमेंट तो पे पानी पानी भरते भर दो, वैसे। या रोज डेली उसे कम से कम 4-5 दिन तक रोज पानी छिड़कते रहो उस ओके, पे, ठीक है। बढ़िया तरीके से पानी, हम्म, मतलब जो पानी ऊपर से निकल अंदर होल्ड होके साइडों में के निकलने को शुरू हो जाए। ओके, जब साइड में पानी निकल जाए, ऐसे ऐसे आप 3-4 दिन तक उसे ठंडा करते रहे। ओके। फिर उसे प्रॉपर चेक करो। जब आप 3-4 दिन बाद उसमें हाथ डालोगे, और जब शुरू में डाला था तो जब हीट होगी उसमें, लेकिन जब 4 दिन बाद उसमें आप चेक करोगे तो वो ठंडा हो चुका होगा। ओके, फिर वो बेडों पे डलने के लिए बिल्कुल तैयार है, मतलब ठीक है। केंचुओं का एकदम जबरदस्त खाना है वो। ठीक है। फिर आप उसको ऐसे, मतलब नॉर्थ और साउथ में, क्योंकि जो हमारी हवा चलती है वो पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब चलती है, तो हमारे जो बेड बनेंगे वो नॉर्थ और साउथ बनेंगे, जिससे जो हवा चलेगी वो सारे बेडों पे, अगर परवा मतलब चलेगी, उत्तर और दक्षिण। हाँ, उत्तर और दक्षिण की दिशा में बेड होने चाहिए। बेड मतलब लंबाई चौड़ाई। मतलब हाँ, उसकी लंबाई और चौड़ाई तो एक ही होती है, लेकिन हाँ, लंबाई मतलब जो है, उसकी बेडों की दिशा उत्तर दक्षिण होनी उत्तर चाहिए। दक्षिण ओके, होने चाहिए। वो इसलिए होनी चाहिए क्योंकि अगर परवा चलेगी तब भी पूरा वेंटिलेशन होगा, पछवा ओके। चलेगी तब भी पूरा वेंटिलेशन ओके। होगा, इसलिए यही उसका दिशा का फैक्ट है। फिर मैं आता हूँ दूसरी बात पे, जैसा आप अब केंचुए कब छोड़ने? अब जब गोबर डाल दिया आपने, फिर कितना गोबर डाल दिया? 30 फुट जितने फुट का बेड बनेगा, हमने कितने इंच डालना है शुरू में? मैं पूरा एकदम डाल दिया गोबर सारे? नहीं, जितने फुट का बेड आपके मान के चलो, जो स्टैंडर्ड साइज है 30 फुट का बेड बना रहे हो, ठीक है। 30 फुट में जो है आपको सर्दियों में जो 1 से 1.5 फुट उसकी हाइट ऊंचाई। रखनी है, 1 से 1.5 फुट। गर्मी और में? गर्मियों में जो उसकी हाइट रखनी है आपको 1 फुट, क्योंकि गर्मी ज्यादा होती है, ठीक है। उसके अंदर वेपरेशन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। गैस ज्यादा बनेगी, ठीक है। भभका ज्यादा बनेगा, उसे थोड़ा छोटा कर लीजिए। 1 फीट बना दिया हमने। 1 फीट बना दिया। अब केंचुए कब छोड़ने हैं? अब पहले आप जैसे एंड से गोबर डालते हुए आ रहे हो, तसला डालते हुए आ रहे हो, उसे 1-1.5 फुट पीछे हटते हुए आ रहे हो, जब बेड पूरा हो गया तो पहले हम थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं, फिर थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं, मतलब एक कब्रनुमा समझ गए। आकार देके उसे पीछे तक लेके आ गए, हम्म। वो बाउंड्री में दोनों में फिक्स हो गया। फिर उसके जस्ट बाद ही उस पे एक हाथ मारना शुरू कर दिया आपने। हाथ इसलिए मारा जाता है क्योंकि आप जैसे तसले डाल रहे हो तो उसे एक अच्छा आकार मिल जाए, आकार दे दिया, आकार दे लिए। दिया हमने। एक अच्छी शेप दे के फिर उसके ऊपर केचुआ डालो। अच्छा, केंचुआ सबसे लास्ट में छोड़ना है? सबसे लास्ट में, क्योंकि वो अपने आप घुस जाएगा अंदर। केचुआ होता है आइसेनिया फेटिडा, इस वैरायटी का नाम होता है ब्रीड का, इसे टाइगर भी कहते हैं और बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है। वैसे तो 4500 प्रजातियां हैं। कई लोग ऐसे बोलते हैं इसका खाद एसिडिक होता है, क्या ये सही बात? नहीं, एसेटिक इसका खाद नहीं होता, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में जब डालोगे
तब एसिडिक होता है। अति करने में। अति अति तो हर चीज की बुरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये तो ये आपने सबसे ऊपर से फिर केचुआ छोड़ दिया। उसके ऊपर केचुआ छोड़ दीजिए। अच्छा। फिर जब केचुआ छूटेगा तो आप पहले थोड़े से केचुए छोड़ के देखिए। अगर वो जब आप छोड़ोगे थोड़ी देर वेट करोगे तो वो अंदर घुसने शुरू हो जाएंगे। लगभग कितने समय में? कम से कम 1 से 1.5 मिनट में। अच्छा, अंदर घुस जाएंगे वो। ऊपर डालोगे और ऐसे हाथ मारोगे उस पर केचुआ डाल के, तो आपको वो दिखाई भी नहीं देंगे ओके। कि कब अंदर चले गए। ओके। अगर वो अंदर नहीं जा रहे हैं तो उन्हें उनका खाना जो गोबर है वो इसका उनका मतलब खाना मीथेन है, निकली उन्हें नहीं है। पसंद नहीं आया, वो मीथेन फिर निकली ऊपर की नहीं। तरफ भागेंगे। इसका मतलब मीथेन निकली नहीं। इसके मतलब उसमें बैड में मीथेन हो, अमोनिया बना हुआ हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ है उनके खाने में। गड़बड़ है। वैसे ज्यादातर अंदर घुस जाते हैं, ऐसी प्रॉब्लम अगर नहीं घुसते हैं तो फिर क्या उपाय है? अगर नहीं घुसते हैं वो इसीलिए थोड़े से डाल के देखा जाता है। जी। फिर उसको जो बेड पे पड़े है गोबर पे, फिर उस पे दोबारा पानी लगाना पड़ता है। फिर छेद करके उसमें पानी घुसाओ। छेद नहीं, जैसे बेड पे पड़ा है उस पे ऐसे ही पानी लगा दो वहीं का। फिर 2-3 दिन ठंडा वो करो। साइडों में से निकल जाएगा पानी। 1-2 दिन नहीं, मतलब 1-2 घंटे के अंदर अंदर बेड पे, क्योंकि वो पहले 3-4 दिन तक ठंडा हो चुका। थोड़ी बहुत ही कहीं पे प्रॉब्लम होती होगी, ओके। वैसे ऐसा होता नहीं, लेकिन मोस्टली मतलब ऐसा हो जाए तो के लिए। हाँ उसके लिए ये प्रिकॉन्सिस कर सकते हो आप। जब आप केचुआ डाल दोगे, आप बताइए, कंटिन्यू करिए। जब आप केचुआ डालोगे तो जी। केचुआ डालने के बाद उस पे पुराली होनी चाहिए आपके पास, या तो जी। या पत्ते होने चाहिए। तम्बाकू के पत्ते जो है, तम्बाकू के पत्ते नहीं चलते, क्योंकि तम्बाकू के पत्ते में एसिटिक और एल्कलाइन होता है। ओके। ये देखो, ये ये एकदम जो प्राकृतिक है, काम है। ये डाल का आम है, बहुत ही ऑर्गेनिक। अभी गिरा है ये हमारे सर पे से, एकदम प्राकृतिक, नेचुरल। इस पे कुछ कोई नहीं, एकदम प्राकृतिक कल्चर का स्प्रे। और इसका टेस्ट, मतलब बाजारों में ऐसा टेस्ट नहीं मैंने मिलेगा। कभी देखा नहीं है। नहीं मिलेगा। जब मैं आया था, जब ये आपके डाल के आम खाए थे तो बहुत स्वादिष्ट लगे थे राहुल जी। अच्छा एकदम मजा आ गया, लगा कि कहीं पुराने जीवन में बैठे हैं। यार, ये जो नेचुरल है ना, इसके ये जो जहाँ हम बैठे हैं, चिड़िया विड़िया बोल रही हैं, ये सब चीजें, ये चीजें नहीं मिल रही लोगों को। लोग हाँ, ढूंढ रहे हैं, क्योंकि पता ये है। चिड़िया और ये सब जो आपने इको सिस्टम बना दिल्ली में रखा जाओ है ना, सांस नहीं आएगा। हम यहाँ पे अब आम के बाग में हैं, इधर है ये नीम का पेड़ हमारे सर पे खड़ा है, इधर आम है, पीछे गन्ना है, इधर केला है। साले 4 फल तो हमारी छाती पे लगे हुए हैं। भाई, हमारे पीछे गन्ना है, ऊपर आम है, इधर नीम है, उधर केला है। 4-5 चीजें तो हमारी छाती पे बैठी हुई हैं। अच्छा हाँ, आप बता रहे थे। तो जैसे मैं ठंडा कर लिया हमने उसको फाइनली। आपने उसको ठंडा कर दिया, बेड पे डाल दिया, फिर उसके ऊपर केचुआ डाल दिया, फिर केचुआ अंदर घुस गया, उसमें हाथ मार दिया हमने बेड पे। फिर उसे कवर देने की जरूरत है, ढकने की जरूरत है, क्योंकि अब हम भी धूप में चल रहे हैं तो कैप जी, तो चाहिए ना, जी। छत तो चाहिए ना सिर बिल्कुल पे। बिल्कुल तो उसे ढकने की जरूरत है, क्योंकि जो केचुआ होता है वो रोशनी से घबराता है। बिल्कुल। रोशनी से उसको डर लगता है, अंधेरा ज्यादा पसंद करता है। तो क्या ये टाट के बोरे से ढकें या हरी वाली जाली से ढकें? हरी वाली जाली से जो ढक सकते हो आप। हरी वाली जाली तब डाली जाती है तब उसके ऊपर शेड हो, जो ओके। धूप है वो सीधी उस पे प्लास्टिक पे ना पड़े, क्योंकि अगर सीधी प्लास्टिक पे पड़ेगी तो पहले नहीं, सपोज करो हमारे ऊपर पॉलिथीन का कोई शेड है, अगर या पॉलीथीन का नहीं चलेगा, ऊपर जो है या तो कोई छप्पर टाट वैसी लगी हुई हो। वर्मी कंपोस्ट क्योंकि अगर पॉलीथीन का आपने ऊपर डाल दिया तो सबसे पहले, जैसे पोली हाउस में होता है ना, ऊपर धूप पड़ेगी, वो पॉलीथीन गर्म होगी, फिर उसकी हीट जनरेट होके अंदर घुसेगी, तो वो और नहीं, ज्यादा। ऐसे नहीं कर सकते क्या? जैसे हमने पॉलिथीन का ऊपर बना दिया, पहले नीचे हम ग्रीन नेट लगा दें। वैसे मतलब कि हाँ, वो कर एक सकते हो। किसान सस्ते में कैसे काम करे? हम उस सस्ते पे में काम- तो सस्ते में बता रहा हूँ। आप जैसे सस्ते में, पहली बात तो अच्छा, मैंने खुले लोगों के लगे देखे। ऐसा मैं वही बोल रहा हूँ, हमारा भी ओपन में ही है। नहीं, मैं 1-2 जगह और गया, वहाँ पे उन्होंने खेत में बना रखा है। बिल्कुल बन सकता है, मैं बोल रहा हूँ ना कि ओपन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आप ओपन में वर्मी कंपोस्ट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन ओपन में आप कुल मिलाकर सनलाइट से उसको बचाना है। ओपन में आप सीधा बेडों के ऊपर प्लास्टिक का नेट नहीं डाल सकते हो। हाँ। अगर आप ओपन में प्लास्टिक नेट डालोगे हीट तो होगा। उसके ऊपर प्लास्टिक की नेट की ही ऊपर शेड देनी पड़ेगी, जिससे धूप छन के आए डायरेक्ट। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे हमने 4 बांस लगाए, हाँ, और वहाँ से 8 फीट ऊपर हमने एक तिरपाल डाल दिया, वो ग्रीन नेट ही डाल दो आप। ग्रीन नेट ही डाल दिया, वो चलो। ग्रीन नेट ही डाल दो। और तो उसके नीचे जो हमारे बेड हैं, अब इनके ऊपर हम पत्ती पुराल। अगर आप ऊपर शेड कर रहे हो, चाहे वो किसी भी चीज का हो, तो आप उस पे नीचे पत्ती पुराल की जरूरत ही नहीं है। जो ऊपर डाला आपने, तो उसमें नीचे जो ग्रीन नेट आता है ना, वो डाल दीजिए। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे बिछा दो बस। ऐसे ही बिछा दो। अगर आपका शेड नहीं है, फिर प्लास्टिक नहीं डाल फिर सकते आप आप। प्लास्टिक नहीं डाल सकते। फिर ओपन आपको में। पराल चाहिए होगी, फिर या तो आपको तम्बाकू के पत्ते छोड़ के बाकी सब चलेगा। बाकी सब चलेगा। गन्ने की पत्ती। अच्छा, गन्ने पॉपुलर की के पत्ते पत्ती- पसंद नहीं करता है केंचुआ? ऐसा नहीं, कुछ? ऐसा नहीं है।
सब पसंद करता है। पॉपुलर के पत्ते भी चल जाएंगे, आम के पत्ते, हर चीज, मतलब हर चीज चल सकती है, बस Okay. तंबाकू के पत्ते नहीं चलेंगे क्योंकि तम्बाकू उसमें एसिटिक और अल्कलाइन बहुत ज्यादा होता है, तो कीटनाशक उससे- बनता है भाई उससे। हाँ, वो कीटनाशक बनाता है। और दूसरी बात, जैसे आप गन्ने की पत्ती डालोगे, कोई भी फार्मर गन्ने की पत्ती डालेगा तो रासायनिक का ज्यादा प्रयोग करता है, उसे धोने के बाद थोड़ा सुखा के तभी डाले, क्योंकि केचुआ सेंसिटिव बहुत होता है। डायरेक्टली करने की पत्ती ना डालो। 90% फ्लूइड होता है केचुए के अंदर, 10% खाल होती है। हाँ, सारा बेचारे के अंदर, उसके अंदर हड्डी वड्डी कुछ हाँ। मांस है ही नहीं। अब दांत तो उसके होते नहीं, चबाएगा तो नहीं, लेकिन जो केचुआ खाद खा के बनाता है वो इतनी पावरफुल होती क्यों है, मैं अब उसको बताता अच्छा, हूँ। केचुआ जो मिट्टी निकालता है वही पावरफुल होती है? जो मिट्टी, असल में क्या होता है कि राहुल जी, जो आइसेनिया फेटिडा जैसे मैंने आपको अपने खेत में दिखाया, हाँ हाँ, तो मेरे खेत में एक जो आपके खेत में एकदम गोलियां बनी हुई हैं गुच्छों वो। में केंचुए थे और गोलियां बना रखी है ना, वो जो केचुआ था वो मिट्टी खाता है, वो गोबर नहीं खाता, वो मिट्टी खा के मिट्टी निकालता है। तो कुछ तो जान होगी। बहुत एकदम एक्सीलेंट जान है, वो भुरभुरी कर रखी है उसने मिट्टी को। और जो नीचे का केचुआ है वो ऊपर आने लगा है धीरे धीरे, जैसे आप ऑर्गेनिक की मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, अभी वो YouTube पे भी आएगी। ऑर्गेनिक में कल्चर चला रहे हो, हर तरह के, मतलब सारे के सारे ऑर्गेनिक बायो सब चीजें चला रहे हो, रसायन का बिल्कुल प्रयोग नहीं करते हो, तो अभी भी हमारे जमीन के नीचे बहुत सारे केंचुए हैं, लेकिन किसानों ने ऊपर रसायन इतना डाल रखा है, वो केंचुआ धीरे 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 नीचे जमीन की बिल्कुल नीचे चला गया। वही जैसे बुजुर्ग बैठे हैं, हम इनकी इज्जत ना करें, चुपचाप उठ के हाँ। अपनी इज्जत बचाने के लिए चले बस, जाएंगे। बस, बस, तो बोला यार लौंडे ना वही मानने बात। के हम जा रहे हैं। अब धीरे धीरे जैसे लोग जैविक पे आएंगे, वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करेंगे, जीवामृत चलाएंगे, घनामृत चलाएंगे, नीमास्त्र का स्प्रे करेंगे, तो जो नीचे हमारे केंचुए उन्हें लगेगा फिर दोबारा से ऊपर जीवन आ गया, माहौल वो धीरे 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 ऊपर उठने शुरू हो जाएंगे। और हर एक बरसात के बाद आपके खेत में इस तरह से केंचुए, मतलब आप जैसे किसी तसलों से डाल रखे हो, इतना केंचुआ पैदा हो जाएगा। और मैं कहता हूँ कि एक साल वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने के बाद दूसरे साल में से वर्मी कंपोस्ट की जरूरत है ही नहीं। उसके अंडे भी तो जाएंगे उसके अंदर। उसमें अंडे भी जाएंगे। और दूसरी बात, उसके खेत में केंचुआ इतना पैदा हो गया। अच्छा, अंडे जाते हैं ना, मैं गलत नहीं अंडे जाते हैं, क्योंकि जब हम छनाई करते हैं वर्मी कंपोस्ट की, तो वो उसके जो वो बारीक बारीक सफेद सफेद अंडे होते हैं, कुछ और होता है? उसको अंडे को बोलते हैं कोकून। जब केंचुआ अंडा देता, अंडे पे होता है, तो उसके केंचुए के ऊपर एक क्लाइटेलम बना होता है, एक रिंग बनता है, उसे क्लाइटेलम बोलते हैं। जब क्लाइटेलम बनता है तो जब वो अंडा देता है, तो सबसे पहले अंडा होता है ग्रीन कलर का, वो छोटा सा जैसे सरसों का दाना होता है, फिर वो बदलेगा येलो कलर में, फिर बदलेगा रेड कलर में, 3 बार बदलता है। जब रेड कलर में बदल जाएगा, और इतना इतना मोटा होता है वो छोटा सा सरसों का दाना, रेड कलर के बाद उसमें से हैचिंग होती है, उसमें से बच्चा बाहर आता है, केंचुआ बाहर आएगा। ये सारा प्रोसेस है। फिर आप उसकी कैसे छनाई करोगे, कैसे उसका उतार करना है। तो ये बच्चा भी जाता है अंदर, मतलब अंडा भी जाता है आपका साथ में? हाँ, अंडा भी, मतलब नहीं, अंडा नहीं, अंडा हमें बचाना होता है। जैसे हम छनाई हमने मान के चलो, मैंने बेड बनाना बता दिया, अरे 10-100 में से 2-4 तो जाते ही होंगे, इतने जाते, इसीलिए तो उसके क्योंकि मैंने वर्मी कंपोस्ट के बैग में केंचुए देखे हैं। मैं इसीलिए तो बता रहा हूँ, जैसे छन रहे हैं वैसे लेबर काम कर मैं रहे लाया था हैं। वर्मी कंपोस्ट, तो तो मुझे उसमें कम से उसमें कम 200-250 केंचुए मिले। केंचुए भी मिलेंगे और अंडा भी जाता है, तभी तो उसके खेत में इतना सारा केंचुआ पैदा होता है, क्योंकि जी। जो अंडे गए हैं वो उनमें से हैचिंग होने वाली भी होगी, ऐसे भी अंडे होंगे, अंडे ऐसे भी होंगे जिस जो रेड कलर के पड़ चुके होंगे, तो उसमें से इसीलिए। और जब हम छनाई करते हैं हमारे आसपास के खेतों में, जो हवा में ऐसे जाता है, उड़ के चला जाता है अंडा, बहुत हल्का सा तो होता ही है। तो कुल मिला करके ये आपका बन गया, हमने केंचुआ डाल दिया ऊपर, अब ये जमीन में चला गया, हमने उसके ऊपर पराल या गन्ने की पत्ती डाल दी, ऊपर एक शेड बना दिया, या हमने पेड़ के नीचे रखा। हाँ, क्लियर। अब इससे आगे आप अब हमें अब प्रतिदिन की क्या प्रतिक्रिया है, जब तक हमें अगला खाद लेना है, इससे खाद अच्छा। लेना है? आपको जो है 2.5 से 3 महीने में पहला उतार होगा उसका, जो 3 महीने लगेंगे। हाँ, 3 मतलब जैसे धीरे धीरे, उसके दांत तो है नहीं। तो ये बहुत 30 तेजी से- बाई 4 का जो आपका बेड है, इस पे कितना तो गोबर चाहिएगा लगभग? आपको जितने फुट का भी बेड बनाना है, मैं नहीं कहता कि 30 फुट का, किसी के पास 10 फुट ही जगह हो जी, जितने, मतलब वो जगह के हिसाब से होता है, मैंने स्टैंडर्ड साइज बताया। तो कैसे हम अनुमान लगाए किसान? कैसे मतलब? आप सपोज कीजिए 15 बाई 10 का 4 का हमने बना हाँ, लिया। मैं अब सीधा सीधा बताता हूँ, जितने फुट का आप बेड बनाओगे, हाँ, उतने ही तो किलो डलेगा उसमें केचुआ। और जितने फुट का आप बेड बना रहे हो उसका आधा लंबा। करके मान के चलो, अगर 15 फीट का बेड तो 15 किलो केचुआ। 15 फुट का बेड 15 किलो केचुआ हो गया। 15 बाई 4 15 के आधे 7.5 7.5 कुंटल डलेगा उसमें गोबर। ओके, ये सिस्टम सही है। ये सिस्टम है ना। अगर 30 फुटा बेड है तो 30 फुटे लेकिन बेड में 7.5 कुंटल गोबर का अंदाजा कैसे लगाएंगे? वो अंदाजा ऐसे लगा लेते, जैसे ट्रॉली होती है,
ट्रॉली में सबको पता होता है कि हमारे ट्रॉली में कितना गोबर आता है, खेतों में भी तो डालते ही हैं। वैसे अब तोल के हर चीज करना हाँ, वो तो लगभग अंदाजा पॉसिबल नहीं है मतलब राहुल इतना जी, लेकिन लगभग अप्रोक्सली वो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बहुत थोड़ा बढ़िया। बहुत ज्यादा चल जाएगा, थोड़ा बहुत कम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, गोबर में जैसे कुट्टी के टुकड़े आ जाते हैं। केचुआ जो है प्लास्टिक, कंकड़, पत्थर, कांच, लोहा, इन सब चीजों को छोड़ के हर चीज खा सकता है। ओके, हमारे जो हमने- कुट्टी के अंदर हमने गलूर ये आ भी जाते हैं। प्रैक्टिकल किया था, हमने थोड़े से बाउल में गोबर डाल के और उसमें रुई, और जैसे हमने एक मेडिकल वाले पे से उसका जो मेडिकल वेस्ट होता है ना, वेस्टेज होता है, रुई, प्लास्टिक, तो उसमें से निकाल दी थी। और सड़ा गला वो जो पट्टी सट्टी, उन्हें भी खा गया था केचुआ। अच्छा। मतलब सड़ा दिया था उसने केचुआ ने, क्योंकि केचुए के अंदर ऐसे बैक्टीरिया और एंजाइम्स होते हैं जो अंदर उनकी आंतें गला आंत जो काम करके उस चीज को गला सकती है। इसीलिए गोबर की खाद में और केचुए की खाद में जो अच्छा, चीज, एक चीज और मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या मैं इसके ऊपर फल वल का जाइम डाल सकता हूँ? जैसे मैंने केले बनाए, तो केलों को मैंने 200 लीटर पानी डाल के 10 किलो गुड़ डाल के और उसको रख दिया 3 महीने। अब उसमें से नीचे से लाल पानी निकल रहा है, तो क्या मैं वो उसके ऊपर छिड़क सकता हूँ कभी आप कभी? बेडों के ऊपर नहीं छिड़क सकते, लेकिन जब उतार होता है और वर्मी कंपोस्ट आपकी बिल्कुल तैयार हो गई, वो एक तरफ ढेर पड़ा है उसका, उसमें ऊपर मिला के छिड़क यूज कर सकते हैं। क्योंकि यार ओके। आप अगर आप बेडों के ऊपर यूज करोगे, आपको उनकी खाने की स्पीड तो बढ़ जाएगी, लेकिन उनकी फर्टिलिटी पे बहुत भारी अच्छा, मतलब प्रभाव आपको अलग पड़ेगा। से कुछ क्योंकि अंग्रेजी वो नहीं उनकी करनी है, जो प्रेगनेंसी क्षमता है वो कम हो जाएगी। तो हमें आप अलग ये से चीज कुछ करो। उसको न्यूट्रिशन अलग देना से नहीं, आपको कुछ नहीं, हम गुड़ nutrition वुड़ देना, नहीं आपको डाल सिर्फ सकते। एक टाइम केचुआ खाने के बगैर रह सकता है, पानी के बगैर नहीं रह सकता। ओके, तो हम उस पर अगर गुड़ वुड़ का पानी डालें तो बिल्कुल नहीं करना है काम। कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारी यूनिट्सों में ऐसा होता है, गुड़ का भी पानी डालते हैं, ट्राइकोडर्मा भी डालते हैं गुड़ में मिला के, लेकिन वो सिर्फ एक वो उसको भ्रम है, डिस्टर्ब करता एक है। भ्रम है, वो उसको डिस्टर्ब करता है। उसे नेचर जैसा हम अपने लिए हाँ, चाहते समझ हैं, गए। सेम केचुआ को कीड़ा ना हमें समझो। उसको उंगली नहीं करनी, कुल मिला करके केवल पानी बिल्कुल, देना है बिल्कुल। बस। पानी भी आपको प्रॉपरली, अब मैं उससे आगे बताता हूँ आपको। जी। आपने पुराली ढक दी, आप उसे हर तीसरे दिन या चौथे दिन आप अपने बेडों को हाथ डाल के चेक करते रहो। हाथ डाल के ऊपर से जैसे ऐसे हाथ डालोगे, कितना हाथ डालेंगे लगभग? इतना बस, ओके, 4-5 इंच। बस उसे जैसे आप शुरू में डालोगे एकदम, तो उसे थोड़ी देर रोक के रखो, बस 15 सेकंड का काम है, थोड़ी देर रोक के रखो। ऊपर की जो इतनी सी लेयर है, कम से कम 1-1.5 इंच की या 2 इंच तक की लेयर, वो आपको वो हल्की सी गर्माहट या हीट वाली दिखेगी ऐसी गर्मी में, ऐसे दबके में, लेकिन अंदर ठंडा होता है। और वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उससे पता लगता है हमें कि हमारे बेड की स्थिति क्या चली हुई है, उसमें गर्म तो नहीं, हीट तो नहीं जनरेट हो रखी, उसमें पानी तो कहीं रुका नहीं हुआ है, हमारा खाद उतार के लिए लायक मतलब उतारने वाला है या नहीं है, तो वो प्रॉपर चेक करते रहते हैं। एक और डाल काम, यहाँ तो मजा आ रखा है और आवाज पटदनी क्या आ रही है। अच्छा, इसके इतने आम गिर चुके राहुल जी, बस बाकी है कि गोद में गिरना बाकी है अब आपके। हाँ, इस अभी बगीचे मेरा में लग रहा है एक आध और गोद में और गिरेगा आकर के। ये अलग ही मजा है जिंदगी का। यही तो नेचर है, इसीलिए तो प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, लेकिन लोग प्रकृति को इसकी समझ खुशबू नहीं बड़ी पा रहे। शानदार है, कलमी है ना ये? देसी आम, देसी बढ़िया क्वालिटी है। खुशबू बड़ी मजेदार है। देसी आम, इसका साइज छोटा होता है लेकिन मिठास बहुत अच्छा हाँ, बड़ा खतरनाक वाला, अच्छा क्वालिटी खट्टा मीठा। हाँ, इसकी गुठली भी मोटी होती है थोड़ी, और नहीं ज्यादा। इसकी पतली है लेकिन ये जालीदार है, ये आम है आपका, रेशेदार है, ये रेशेदार, हाँ हाँ, बड़ा मजा, खट्टा मीठा। देसी में बेस्ट क्वालिटी है। इसकी खुशबू बड़ी शानदार है। और खुशबू बड़ी अच्छी है, वो जो उधर आ रहा राजगीर उधर बहुत शानदार आम। हाँ, नेचुरल है ना, क्योंकि बहुत सारे बागों वाले इसमें तो कोई यूज ही नहीं करा है, आम कुछ नहीं पकाने में राहुल जी सल्फास का यूज कर रहे हैं लोग। भैया। इसे तो हमारा तो ये कुदरती पक गया, इस पर ना तो कोई दवाई डालता गरीब पे, कल्चर दे दिए तो दे दिए, वो भी छिड़क दिए, नहीं तो कोई बात नहीं, और बाकी सब प्राकृतिक है, ये शुद्धतम रूप से। अच्छा, फिर उसके बाद जैसे आप बेड चेक कर रहे हो, और आपको जो है गर्मियों में थोड़ा जल्दी बन जाता है, सर्दियों में थोड़ा लेट बनता है। गर्मियों में आप मान के चलो कि 2 महीने में आपका खाद पहला उतार होना शुरू अच्छा। हो जाएगा। उसके उतार करने के लिए सबसे पहले आपको ऊपर से पुराली हटा लिया आपने, उसके टूल्स आते हैं। एक पुराली उतारनी होती है, आप जैसे हमारे यूनिट पे भी आए थे, हमने आपको दिखाया था जी, किस जी, चीज़ से जी। पुराली उतारी जाती है। फिर एक 3 पंजी सी है ऐसी, वो किरोदा बोलते हैं उसको हम, वैसे ही जो हमने नाम दे रखा है। कितने इंच तक खोदते हैं उसको हल्की जहाँ तक वो जो केंचुआ ऊपर से खाते हैं और नीचे नीचे चले जाते हैं? नीचे सरकते जब रहते हैं। केंचुओं की कॉलोनी आनी शुरू हो जाए वहां पे रुक जाना है? नहीं, ऐसा नहीं करना है। जैसे आप केंचुआ छोड़ दिया था हमने, वो ऊपर से खाता हुआ नीचे की तरफ जाएगा,
तो हम जब ऐसे बेड चेक कर रहे हैं, डेली चेक कर रहे हैं, तीसरे दिन चौथे दिन जब हम चेक कर रहे हैं बेड, हमें पता है कि कहाँ कितनी खाद बनी हुई है, इस जगह पे कितनी, उस जगह पे कितनी, उस जगह पे कितनी। तो वो हल्का हल्का ऐसे ऐसे किरोदा मारना शुरू करो 1 से 1.5 इंच का। फिर किरोदा मार के कम से कम उसे 15 मिनट के लिए रोक दो बेड को। 15 मिनट की तो ज़्यादा बोल दिया मैंने, 2 से 5 मिनट 10 मिनट उसे रोक दो। वो रोकने का इसलिए होता है क्योंकि जब हम किरोदा मारते हैं तो उसमें केंचुआ भी ऊपर आ जाता है, वैसे आ जाता है, तो फिर भी धीरे धीरे उसमें से नीचे चला जाता है। फिर ऊपर खाली केंचुए की खाद तैयार पड़ी है। फिर आप पावड़ी लो, उसे वहीं पे ढेरी बनाओ, अलग अलग कट्टों में डालो। आपको छानने वाली मशीन के पास लेके जाना है, वहाँ छान डाल दो, या किसी को बिना छाने। अच्छा, अगर हम ना छाने तब भी कोई दिक्कत हमें नहीं तो है। अपने खेत में फेंकना अपने है। खेत में डालनी है ना। किसी भी किसान को अगर अपने खेत में वैसे डालनी है या कॉमर्शियल लेवल पे कर रहा है तो उसको छान के नहीं, देनी कमर्शियल तो छान नहीं, तो मुझे मेरे खेत में डालनी है तो मैं क्यों छानूं? छानने से कोई मतलब, छानने से मतलब सिर्फ उसका जो क्वालिटी है दिखाने के लिए, बिल्ड क्वालिटी को थोड़ा बस, अच्छा बस, हो जाए, बस। बस वो दिखाने के बाकी लिए। मैं तो अच्छा सब अंडे बच्चे सब डालूंगा, सब तो कोई जाएंगे खेत दिक्कत में। नहीं है, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। आप सीधा अपने खेतों में यूज कीजिए। अच्छा, कहाँ तक कुरेदना है इसको, कितने दिन तक कुरेदना उसका है? जो उतार होंगे एक बेड से कम मैक्सिमम आपके 5 से, वही उसे प्रोडक्शन पे आने वाला था मैं भी, आपके 5 से 6 उतार हो जाते हैं एक बेड के। कितने कितने दिन बाद? जब आपका पहला उतार होगा वो 2 से 2.5 महीने बाद होता है। फिर आपके 6ठे दिन, 7वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन, ऐसे एक हफ्ते बाद उतार होते रहेंगे। अच्छा, स्टार्टिंग 3 महीने लगेंगे। स्टार्टिंग में 2 से 2.5 महीने लग जाते हैं। उसके बाद में जब एक बार उतार हो गया, फिर 6 दिन बाद, 7 दिन बाद, 6 दिन बाद, 7 दिन बाद, ऐसे उतार होते रहते हैं। बेड घटता रहता है। जब बाद में इतना सा बच जाता है, जब बेड 6 इंच रह जाएगा, उस जो हमने 6 इंच का फिर तो केंचुए रह जाएंगे। हमने ईंट लगाई थी ना, उसके बराबर बेड आ जाए। और वो भी हमें प्रॉपर ऐसे हाथ डालना है, ऐसे ऊपर उठाना है। वो जब हमारे पास कोई सीखने के लिए आते हैं, ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं यूनिट पे, हम उनको बताते हैं कि बेड कैसे चेक करना है, कैसे इसमें इनका खाना देखना है कि बचा हुआ है या नहीं हुआ है, उसका प्रोसेस होता है, कैसे हाथ डाला जाता है, कैसे उसको देखा जाता है। तो वो हम अपनी यूनिट पे मतलब प्रैक्टिकल देके थोड़ा अच्छा समझ में आता है। वर्बली तो मैं वैसे ही वर्बली बोल रहा हूँ, तो उसमें समझ में आता है। जब वो ईंट के बराबर आ गया, तब भी हमें एक बेड चेक करना है कि उसमें अभी खाना बचा हुआ तो नहीं है। खाना बचा हुआ नहीं कि सीधा मतलब ये है, मतलब गोबर से ही किसान अभी कभी ये समझे कि खाना किसको बोल रहा है। वो केचुओं का गोबर जो है वो उनका खाना है। तो जब वो गोबर को वो ऐसे उठाएगा, या तो वो येलो कलर का हो, या जो है आपका हरे कलर का हो, ग्रीन कलर का हो, नीचे वाला जो बचा हुआ है, तो इसका मतलब वो कच्चा है, अभी वो भी खाना बाकी है। अगर वो बिल्कुल ब्लैक हो गया है तो वो केंचुओं ने सारा खाना उनका खत्म हो गया है। तो क्या हम उस बेड से पूरे केंचुओं का अलग निकाल सकते हैं? अब जैसे आपने 30 फुट का बेड बनाया था, वो पूरा का पूरा बेड आपका खत्म हो गया। धीरे धीरे आपने 5 से 6 केंचुआ कितना हुआ 3 महीने में? 3 महीने में आपका केंचुआ 3 गुना मल्टीप्लाई हो जाता है, 4 गुना भी मल्टीप्लाई। आपने मतलब ये 30 किलो से 90 कुंटल 90 किलो आपने जब 30 किलो डाला था ना, तो वो कम से कम मैक्सिमम 90 किलो हो गया होगा। अगर आपने उसका हर तरीके से, हर पैरामीटर पे उसका देख रेख अच्छे से, मतलब मेरे 3 बेड बन गए साला फ्री में 3 महीने में। अच्छे, हाँ, आपके 3 बेड है। जब आप एक पूरा मतलब 1 साल में 12 बेड, हाँ, एक बेड से, अगर आदमी तमीज का है तो। हाँ बिल्कुल, अगर आप उसके पास सही टाइम, साला 12 बेड बन गए तो मेरे को एक बेड से कितना मिला? आपको एक बेड से 600 किलो खाद मिलती है। मतलब कि 40% जो खाद होती है वो हमें मिलती है। 6 कुंटल? हाँ, 6 कुंटल का मतलब है आपका मान के चलो कि 1 एकड़ आपका कवर हो गया। 1 एकड़ कवर हो गया एक बेड से। अगर मेरे पास 12 एकड़ जमीन है तो मुझे 12 बेड चाहिए। 12 बेड चाहिए। और आपके जो एक बेड लगाया था उससे ना मुझे दुकान पे जाना है, उससे आपके 2 बेड तैयार हो जाएंगे। ना मुझे दुकान पे जाना है, आपको किसी भी ना मुझे कहीं जाना है, ना मुझे यूरिया। अरे एक और चीज, वर्मी वाश पे तो हम बात करना भूल गए। वर्मी वाश जो होता है, इसका जो पानी डालेंगे साला कहीं को तो निकलेगा। अभी जैसे हमने अपनी यूनिट में बेड लगा रखे हैं, हम ऊपर से पानी मारते हैं, तो वो जो पानी की जब साइडों में निकलना शुरू होता है, हमने एक होल टाइप बना रखा है, गड्ढा बना रखा है, तो उसमें सारा पानी इकट्ठा होता है। और वहीं पे एक टैंक था, ड्रम था, जो भी आपके पास में हो, वो उस गड्ढे में से पानी निकालते रहो, उसमें इकट्ठा कर लो और उसे अपनी फसल में चला लो, स्प्रे कर लो। उसे ज्यादा से ज्यादा खेत में कितना चला सकते हैं? 15 लीटर की टंकी में 2 से 3 लीटर डाल लो और स्प्रे कर दो। इतने एक्सीलेंट रिजल्ट आते हैं ना, बहुत भयंकर वाले। जबकि वो वर्मी वाश नहीं है, आप उसको वर्मी वाश नहीं बोल सकते, वो ह्यूमस है। ओके, वर्मी वाश बनाने का प्रोसेस जो है, लोग इसी को वर्मी वाश बोलते हैं। इसको इसीलिए तो बहुत सारी यूनिटों में इसी को, जो गोबर से पानी निकला हुआ है वो सिर्फ ह्यूमस है। जैसे हम गोस्ते से, हाँ समझ गए, उपले से बनाते हैं ना, बस वो आपका वो ह्यूमस का काम करेगा। ह्यूमिक का बहुत अच्छा स्रोत है वो।
आप उसको वर्मी तो कितने लीटर चला सकते हैं एकड़ में पानी के साथ? आप पानी जैसे आप एक 200 लीटर का टैंक लीजिए, 200 लीटर में आप 10 लीटर उसको डाल दो, पानी के साथ पानी के साथ छोड़ दो, हर खेती। पानी पे देते रहे। बहुत बढ़िया। अभी हमने अरहर में लगाया, मक्का में लगाया, इतने एक्सीलेंट। और अभी हमने दिखाई थी ना मैंने आपको वीडियो, बहुत अच्छी खड़ी है, कोई दिक्कत भी नहीं है। ऊपर आपका जो कल्चर है उसका भी स्प्रे चल रहा है, बहुत शानदार। मट्ठों का भी, मतलब मट्ठे का भी स्प्रे चल रहा है, नीचे वैसा भी चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है किसी भी तरह की। भाई आप एक तो ये कल्चर प्रयोग करो, आपको कल्चर भी प्रयोग करना पड़ेगा और धीरे धीरे उसके आपको साथ साथ वर्मी कंपोस्ट पे आ मैं जाओ। ये आपको कहूंगा कहीं जाने की कि जरूरत नहीं। किसान को जो है ना, खेती जो है एक व्यवसाय समझ के करनी अच्छा, पड़ेगी। केंचुए क्या रेट मिलते हैं कॉमन मोस्टली? मोस्टली केचुए जो है उनका रेट जो होता है, वैसे तो आपको जो केचुआ मिलता है बहुत सारी अभी लमसम रेट में, ऊपर नीचे की बात नहीं कर रहा हूँ, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत मैं चलता है, बताता हूँ 100-200 उसके रुपए बारे ऊपर में, नीचे। मतलब कि 150 रुपये, 150 से 200 रुपये किलो। अच्छा किलो। यानी कि 4,500 रुपए में पहली बार आपने इन्वेस्ट करना है। हाँ 500 रुपए की, 1,000 रुपए की पन्नी वन्नी मान लो, मतलब 6,000 रुपए में आपका बेड तैयार है, बिल्कुल बिल्कुल, इंक्लूडिंग लेबर। 6 से 8-7 हजार रुपए में आपका बेड बिल्कुल तैयार हो जाएगा। 6,000 रुपए में, और साल भर में आपके साल भर 12 में बेड बन रहे हैं। 12 नहीं, एक बार इन्वेस्ट करना है, एक बार उसके इन्वेस्ट बाद केंचुआ फ्री का, फिर उसके पन्नियों की बाद तो में कोई तो वैल्यू है आपके नहीं। केचुए अगर आप सही ढंग से उनको देख रेख कर रहे हो, वो बढ़ते रहेंगे, बैड बढ़ते रहेंगे, अपने खेतों में यूज करो, दूसरों अच्छा, को अगर दो। किसी वजह से मेरे पास, मैं यूज किसी को नहीं देना चाह रहा हूँ, मेरे पास केचुआ एक्स्ट्रा हो गया, मेरे पास 12 बेड बन गए, मेरे पास काफी, अब किसी आदमी को मैं बोल रहा हूँ भैया केचुआ ले ले, वाला मुझे नहीं चाहिए, तो क्या मैं इस केचुए को खेत में फेंक सकता हूँ? आप उस केचुए को खेत में तो वैसे नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर आप बिल्कुल ऑर्गेनिक करते हो तो आप खेत में भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, अब क्योंकि तो ऑर्गेनिक का मैं तो इसी से कर रहा हूँ। हाँ हाँ, अगर मैं वर्मी कंपोस्ट का यूज कर रहा हूँ पिछले 1 साल से, मेरे खेत में रसायन नहीं है, तो क्या मैं इस बिल्कुल डाल केचुए को सकते हो, वो वहाँ पे भी जिंदा। हम सबसे बड़ी चीज क्योंकि मैं इसका है, करूंगा क्या फिर? अब मैं 60 किलो तो डाल नहीं सकता। सबसे बड़ी चीज है, आप उसको अगर उसमें भी नहीं डाल रहे हो, आप जो बेड जितने भी रखने चाहते हो, मान के चलो आप 5 ही बेड रखने चाहते हो और केंचुआ आपके पास 12 बेड हो गया है, अच्छा, तो आप उस केंचुए को 5 ही बेडों में डाल दो। खाने वाले ज्यादा हो जाएंगे, खाना कम हो जाएगा, तो जल्दी आपका बनेगा। खाद जल्दी बनने लगेगा। अच्छा, ये जो 2.5-3 महीने ले रहा था, हाँ, ये फिर 1.5-2 महीने पे आ फिर ये जाएगा। 1.5-2 महीने पे आ जाएगा, बहुत बढ़िया। सीधा सीधा ये है। और आपको अगर साला खेतों और ऊंचा कर दो थोड़ा, नहीं ऊंचा उसको फिर नहीं तो कर केचुए हो सकते, जाएंगे आधे तो। उसे जो केचुए को नहीं, आधे केचुए नहीं होंगे, केचुए बहुत सारे होंगे, लेकिन गोबर तो उनके लिए इतना ही है, थोड़ा गोबर और बढ़ा लो। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, हाँ, बेड को थोड़ा लंबा कर खाना लो, थोड़ा बेड लंबा कर लो, ऊंचा ना करके लंबा कर लो। लंबा कर लो। अगर आप ऊंचा करोगे तो उसमें वेपोरेशन ज्यादा होगा, केचुआ थोड़ा हीट में मर ये जाता बढ़िया टेक्निक है यार, है। ये अच्छी टेक्निक है। मैं ये लोगों को इन्हीं को समझा रहा हूँ जा जाके कि यार तुम लोग आ जाओ, एक बेड से शुरुआत करो अपनी, नहीं तो खरीद के लाओ, आसपास में मिल जाएगा। हाँ हाँ भाई 2 ही रास्ते हैं, या तो बना लो या खरीद लो। हाँ, या तो बना लो या जो बना रहे हैं उनसे खरीद लो। आप 1,300 रुपए का गवर्नमेंट को नुकसान दे रहे हो, कई हजार रुपए का, और साथ में डीएपी ला रहे हो खरीद के। कम से कम अगर आप ज्यादा में भी नहीं करने चाहते, 1 बीघा से, मैं तो बोलता हूँ कि एक आधे बीघा से शुरुआत कर ले। जब उसको रिजल्ट आएंगे, उसकी लागत कम होगी, उसका प्रोडक्शन अच्छा होगा, फिर अगर वो समझदार है तो कर लेगा। और वैसे तो बेटा चाल चल ही रही है जी। 10 कट्टे एकड़ में डाल दो, 10 अलग कट्टे आप रिजल्ट है। एक जैसे इस समय एकड़ में बरसात डालो। आने वाली है, इस समय बरसात इस आने, समय पे किसान अगर 10 कट्टे 5 बीघे में डाल दे वर्मी कंपोस्ट के, जबरदस्त तो भाई साहब excellent पागल result कर देने आ वाले जाएगा। रिजल्ट सबसे बड़ी चीज, पहले तो ऊपर से जब बरसात होती है उसी में इतने सारे तत्व मौजूद है। आपके जो केचुए है ना, ये सब डाइवर्ट हो जाएंगे उसमें जाके, बाद में आपको बिल्कुल, लगेगा यार बिल्कुल, ये क्या बिल्कुल। कमाल कर दिया। एकदम जगह जो मैंने खेत दिखाया वर्मी कंपोस्ट से डाला था, उसके अंदर आधे तो उसके केचुए बचे हुए होंगे, और कुछ भैया कुदरती आ ही गए। वो कुदरती इसलिए आते हैं क्योंकि इसके अंदर एक गंध होती है, जब उसकी गंध वो केंचुए सूंघते हैं तो वो धीरे धीरे ऊपर उठने शुरू हो जाते अब हम बैठे हैं तो ये भी आ गए, नहीं तो ये भी नहीं होते हैं। हैं। आदमी से आदमी आता है, जानवर से जानवर आता है, चिड़िया से चिड़िया आती है, बिल्कुल बिल्कुल। जीव जीव को देख के आकर्षित होता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि किसान को जो है जैविक खेती की पहल एक शुरुआत करनी चाहिए। देखो, नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य क्योंकि खत्म है। आने वाली जो पीढ़ी है ना, हम बच्चे अभी पैदा आप करने में देखो, नंबर 1 पे हार्ट हैं। अटैक, कैंसर, नई नई उम्र में, मतलब इतनी सारी बीपी, ब्लड प्रेशर। मैंने एक वीडियो देखा है, मेरे ऑफिस में बहुत- बच्चे हाथ नहीं गिरा पाए, 22-22 साल के लौंडे हो, कोई बताते का 22 साल के हैं वो, दोनों हाथों से मेरे हाथ को हिला नहीं पाए। मैं 40 साल का आदमी, मतलब सूत्र लाना तो तुम्हारी जवानी पे बाल को। और सुल्फा पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, तो उनको क्या जिंदगी है। कुछ नहीं जी, ये यही हमारे चला जाओ, अब तक हमें 5-6 किलो आम खाए थे रोज का। और क्या है, पूरा डाल खा रहे हैं ये, पूरा सारे विटामिन ले रहे हैं लड़के सीजन के। दे देना, इधर खा जाए। तो सुशांत भाई, मेरा ये लोगों से आह्वान है कि भाई आप लोग जो है प्राकृतिक चीजों की तरफ बढ़ो। प्राकृतिक चीज। ये मुश्किल काम नहीं है, हम शुरुआत नहीं करना चाह रहे बस।
शुरुआत इसलिए नहीं करना चाह रहे क्योंकि मैं कई उसको ग्रुप में चीज़ें जो- हूँ, लगभग 300 ग्रुप में हूँ भारत के व्हाट्सएप ग्रुप में। इतना पागलपन है लोगों के अंदर, ये दवाई वो दवाई, ये साल्ट वो साल्ट, दिन रात साल्ट पे बात करते हैं लोग। कब तक कर लोगे आप इस चीज को, कब तक? लोग जीवाणुओं को भूल गए। आपने बंजर हो दही जाएगी मट्ठा एकदम। छोड़ दिया, गुड़ छोड़ दिया, आपका पेट खराब होना निश्चित है। अब ना हो 2 साल में बाद में होगा। सीधा सीधा सा इसका फंडा ये है, आप जब शुरुआत में बीज था 38 से पहले, जब पहले खेती होती थी 58 था, 48 था, 38 सारी था। चीजें थी, उस टाइम पे इतने स्प्रे नहीं लगते थे क्योंकि उस टाइम पे जो खेतों की फर्टिलिटी थी वो बहुत ज्यादा मजबूत स्प्रे का थी। रोल ही नहीं है कुदरत में। उस स्प्रे उसमें उस टाइम पे नहीं था। और अब आप देखो, आज मारो, 7 दिन बाद 15 दिन बाद फिर दोबारा मारनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपने उसकी जो फर्टिलिटी है, उसकी उपजाऊ क्षमता है, भाई सीधी सी उसको बात है, कम कर जमीन दिया के है। अंदर जो बैक्टीरिया हैं, आपने नाइट्रोजन डाला, यूरिया फेंक के आए, आप डीएपी फेंक के आए, पोटास फेंक के आए, अब इनको उपलब्ध कराने वाले जो जीवाणु जमीन में होने चाहिए वो है नहीं, कम हो गए। तो ये फिक्सेशन बढ़ गया, इसका फिक्सेशन बढ़ गया मतलब चर्बी बढ़ गई। अब ये चर्बी बढ़ते जा रही है और इसका यूज हम कर नहीं रहे, मतलब वो फिक्सेशन तो बढ़ गया, लेकिन हम उस फिक्सेशन को, जो जमीन में पड़ा हुआ डीएपी है, हम उसको गला नहीं पा रहे। क्यों? हमारी जमीन में वो जो जीवाणु है, बैक्टीरिया, वो है ही नहीं। गलाने वाले जो तो ये पड़ा है, बढ़ते जा रहा है। अब ये चर्बी जो है, ये धीरे धीरे यूज किस में हो रही है? अब बीमारी आनी शुरू हो गई। अब एक बीमारी खत्म तो दूसरी चालू, दूसरे खत्म तीसरे चालू। लीवर खराब। बढ़िया डॉक्टर बदलने से बेहतर है कि अपने शरीर पे ध्यान दे दो, बैक्टीरिया पे ध्यान दे दो। तो बढ़िया दवाइयां लाने से बेहतर है कि आप ये समझो कि मेरे खेत को आवश्यकता किस चीज की है। मेरे खेत में ट्राइकोडर्मा की जरूरत है, मेरे खेत में बिपिरिया बिसाने की जरूरत है, मेरे खेत में वर्टिसिलम लगाने। ये 8-9 प्रकार की चीजें आप अपने खेत में चलाओ। नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये गवर्नमेंट भी इस पर बहुत काम कर रही है, कई संस्थाएं काम कर रही हैं, कई लोग काम कर रहे हैं। किसान को भ्रमित इतना कर दिया कि उसको, वो देखो सीधी सी बात है, किसान डरता है कि यार मेरी उपज गिर गई तो मेरे बालकों का क्या होगा। गलती किसान की भी नहीं है, उसको भ्रमित इतना कर दिया कि उसको यही समझ नहीं आ रहा है कि सही रास्ता भी सही नहीं लग रहा है उसको। आपको मैंने 2 बार पानी दिया और दोनों बार जला हुआ गर्म दे दिया गलती से, और तीसरी बार दिया, बोला निशांत भाई ईमानदारी से पियो, बिल्कुल ठंडा है, और फिर मुंह जला दिया। तो चौथी बार भाई साहब अगर बर्फ वाला पानी पिलाऊंगा तो डरते डरते फूंक मार के पियोगे। मना करता है, पानी नहीं पीना। वो स्थिति किसान की है। उसको लोग ऑर्गेनिक की तरफ लाए, एकदम से लाए, कलाबादी खिलाई और उसको पट करके छोड़ दिया। अब बेचारे का उत्पादन भी गिर गया, खत्म, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं, वो गुरुजी भी सपाया भी। जैसे हमने ऑर्गेनिक, आप जब आपका प्रोग्राम कराया था गांव में यूनिट जी। पे अपनी, आप बता के गए थे ऐसे ऐसे करना है, सब करना है। पहले तो हमारी इच्छा थी, क्योंकि मैं तो खुद पेस्टिसाइड का बिजनेस कर रहा था, जी, जी, मैं जी। उसको छोड़ के ऑर्गेनिक पे आया हूँ। तो कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक में और प्रकृति में बात होगी तभी तो आया हूँ। बिल्कुल। जब आप बता के आए तो धीरे धीरे हमने वो सारी चीजें यूज करनी शुरू की। हालांकि हमने पेस्टिसाइड छोड़ा नहीं था उस टाइम तक, कम क्योंकि किया। अगर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम कर दिया, और अब आज इतना कम हो गया है वो पेस्टिसाइड, हम अपने खेतों में यूज ही नहीं कर रहे हैं। तो मेरे जो बताए हुए फार्मूले तो कुछ काम किए थोड़े बहुत। हमने लौकी में उसको यूज किया, अच्छा प्रोडक्शन आया लौकी में, बहुत अच्छा। अगर हमें कहीं पे भी थोड़ा सी भी दिक्कत आई है, हमें दिक्कत आई है लेबर की। बाकी आपका जो ये कल्चर है, जैविक रसायन है और आपके वर्मी कंपोस्ट है, इनसे किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, लोग बोलते हैं कि साहब ये एसिडिक होता है। आपने कहाँ तक, कितने किलो तक डाला है खेत में, उसका अनुभव क्या रहा, और ये कितने समय तक चलता है, ये चीज़ और बता दो। ये समय तक आप जैसे आप हमने जो अपने खेतों में डाला था, हमने सपोज करो आज मैं जुलाई के महीने में, अभी जून चल रहा है, जुलाई के महीने में वर्मी कंपोस्ट अपने खेत में डालता हूँ, तो ये कितने महीने तक काम करेगा? ये पूरे साल काम करता है, क्योंकि ये बॉन्डिंग में टूटता है धीरे 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 धीरे, ये फिक्स नहीं होता जमीन में। ओके। ये जमीन को भुरभुरी भी बनाता है, आपका जो केचुआ है वो भी जनरेट होता है आपके खेत तो ये में। पूरे साल काम करेगा? पूरे साल काम करता है, धीरे 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 आपकी फसल पे लगता है, जड़ों में भी। कम से कम क्योंकि- अधिक से अधिक कितना डाल सकते हैं आप जैसे कम से रिजल्ट कम के हर लिए? फसल में इसका अलग अलग है। सब्जियों में अलग डलेगा, पेड़ में गन्ने अलग में क्या डलेगा। है मतलब? गन्ने में तो आपको कम से कम 1 से 1.5 कुंटल का पर बीघा डालना पड़ेगा, 1.5 बीघा, यानी कि पूरे साल की फसल है। 7.5 कुंटल पूरे साल साल भर में? पूरे साल की फसल है ना? पूरे साल भर में 8 कुंटल। हाँ बस 4 कुंटल आप बुआई पे डाल बहुत दो हो गया। और 4 कुंटल आप बरसात से पहले डाल दो। उसके साथ में जैसे आप डाई डाल रहे हो, अभी डाई आप पूरा कट्टा डाल रहे हो एकड़ में, कोई कोई तो
दो दो कट्टे एक एकड़ में डाल रहा है। मैं बोलता हूँ वर्मी कंपोस्ट का मैं तो 10 किलो डालता हूँ। आप जो है 10 से 15 किलो का यूज करके वर्मी कंपोस्ट के साथ उसे डाल दो। बस हो गया काम। दूसरे साल 5 किलो डालो डाई को मिला के वर्मी कंपोस्ट पे, तीसरे साल डाई हटा दो, बस वर्मी बल्कि कंपोस्ट। इसको 8 दिन रख दो आप वर्मी कंपोस्ट के साथ, ये भट्टी खाद बन गई। बिल्कुल बिल्कुल भट्टी खाद उसकी रसायन की बॉन्डिंग टूट गई और अब आप इसे खेत में फेंक के मारो। इतने एक्सप्लेन मैंने नहीं करा कर है। सकते। बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, बढ़िया। अच्छा, इनमें क्या रिकमेंड है आप लोगों का? जैसे केला हो गया या बागवानी की फसलें हो गई, हाँ। इसमें क्या रिकमेंडेशन करते हैं? उसमें जो रिकमेंडेशन होती है वो प्लांट की हाइट और उसका जो आकार है उसके हिसाब से जैसे होता है। केला को आपने देखा, मेरा केला खड़ा जैसे है, आपका एक केला खड़ा है अच्छी खासी, मतलब एक वैक्स पौधा खड़ा है, बिल्कुल हाँ। बढ़िया एकदम इसमें जवान क्या पौधा। डोज रहेगी आप इसमें जो आपकी जो डोज रहेगी वो एक पौधे में 1 से 1.5 किलो। साल भर में? नहीं, एक बार में। आप जो पूरे साल की पूछ रहे हो क्या? हम्म। पूरे साल में आपको 5 किलो। 5 किलो पर पौधा, यानी कि मेरे 1 एकड़ में 1200 पौधे, बस यानी कि 6 कुंटल 6 कुंटल एकड़ में। एकड़ में। 6 कुंटल का मतलब हो गया, अगर मैं खरीदता भी हूँ तो 400 रुपए का एक। 6 कुंटल का मतलब है 800 रुपए कुंटल। नहीं 400 रुपये आपका जो ये होता है 800 रुपए कुंटल हो गया ना? 800 रुपये कुंटल हो गया आपका। तो ये तो 5 ही हजार का हुआ बस। सीधा सीधा बहुत अच्छा, मतलब आप, और मैं तो ये कहता हूँ मतलब इतने में हो जाएगा 6 कुंटल में? 6 कुंटल में हो जाएगा आपका, क्योंकि 1 आप कुंटल जो 800 रुपए का। साथ में कल्चर भी तो चल रहे हैं ना। हाँ हाँ, वो भी तो अपना काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया यार। आप कल्चर भी चला रहे हो। अगर आप 5 कुंटल मतलब 5,000 रुपए में मेरा, तुम्हें पता है कितना फर्टिलाइजेशन लगता है केले पे? नहीं, मैंने के लिए 35 रुपया पर पौधा, बहुत ज्यादा। 40,000 रुपए पर साल। और अगर हम इसका 50% पे वर्मी कंपोस्ट डाल दें, आपने बोला 6 कुंटल, चलो मैं बोलता हूँ 12 कुंटल। अगर 12 कुंटल वर्मी कंपोस्ट डाल दिया, 12 कुंटल का मतलब है हर महीना 1 किलो। बिल्कुल, हर महीना 1 किलो 1 किलो, साथ में कल्चर एकदम। किसी नाइट्रोजन और चीज फिक्स। की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, आपका सल्फर, आपकी जिंक, सब आपका कुछ आप लोगों ने तो इसकी रिपोर्ट कराई होगी। हर चीज मैंने उसमें जो रिपोर्ट कराई थी, हमने पुणे में रिपोर्ट कराई थी, उसकी लैब रिपोर्ट आ भी गई है, फोन में पड़ी है मेरे, आपको दिखाऊंगा। तो उसमें जो मतलब कि पूरे के पूरे 17 के 17 तत्व वर्मी कंपोस्ट के अंदर मौजूद है। एक्सीलेंट यार। किसी बाहर से किसी भी तरह की कोई अलग से आपको ना लगाने की दुकान पे जरूरत जाना नहीं है भाई साहब, ना कहीं जाना है। हल्का फुल्का आपके उसमें जो फंगस आई है ट्राइकोडर्मा रोक देगा। यार है तो अपने पास कल्चर है, चल सारे के सारे 9 के 9, 10 के 10 जितने भी कल्चर हैं सारे आपके पास में है, मौजूद है। हर कोई बना रहा है, चला रहा है। मतलब मेरा मानना ये है भाई साहब, अगर आदमी ये कल्चर प्रयोग करे और ये बैक्टीरिया प्रयोग करे, मतलब फंगस प्रयोग करो और ये बैक्टीरिया प्रयोग करो एनपीके वाले, और वर्मी कंपोस्ट डाले, वर्मी कंपोस्ट, तो आप ये मान के चलो कि बहुत बेहतरीन क्वालिटी का आप 50% लागत आप घटा सकते हो। और दिमाग से ये आउट रसायन भी आउट हो जाएंगे और धीरे धीरे आने वाली पीढ़ी का भी उद्धार हो जाएगा। यार हमारे बच्चे खाएंगे क्या? ये लोगों को सोच नहीं रहे। लोग सोचते हैं जैसे चल रही है ना जिंदगी, ये ऐसी चलेगी। पिछले 10 साल में इतना जबरदस्त बदलाव है, इतना जबरदस्त बदलाव है कि जीवन शैली से लेकर हर चीज बदल गई, टेम्परेचर बदल गया। अब देख रहे हो कितनी गर्मी है इस बार। हाँ, इसीलिए तो पेड़ कम कर दिए लोगों ने। आपके यहाँ पे तो काफी पेड़ लगे हुए भी हैं, हमारे यहाँ तो दूर दूर तक पेड़ ही नहीं दिखाई देते। आपको इकोसिस्टम बनाना बहुत जरूरी है। इकोसिस्टम से, क्योंकि जब आप पेड़ लगाओगे पक्षी आएंगे तरह तरह के, तो आपके खेत में जो कीट आते हैं ना, उन्हें तो आधे से ज्यादा तो पक्षी खत्म कर देंगे। तो उसी को इकोसिस्टम बोलते हैं। बहुत बड़े विक्रम जी। और अभी जैसे मैं तो ये कहूंगा कि अभी जैसे हम मोगनी लगा रहे हैं अपने वहाँ पे, क्योंकि अभी जो भेड़ा चाल चली हुई ना पॉपुलर को लेके, इतनी ज्यादा चली हुई है, पॉपुलर हर तरह पॉपुलर। मैं आप हर प्रकार के पौधे लगाओ, अब हर बदलाव में ला करके लगाओ। अभी हम जैसे शुरुआत कर रहे हैं, आप मेड़ पे लगा लो, मेड़ पे पेड़, वो मुहिम चली हुई ना मेड़ पे पेड़। हम जो है अभी मेड़ पे पेड़ लगा रहे हैं हमने। पेड़ ऐसे लगाओ जो पर्यावरण के लिए भी अच्छे हों। पर्यावरण के फलदार पेड़ लगा या यूकेलिप्टस? हमने अपनी यूनिट में फलदार पेड़ भी लगाने, कुछ लगा दिए, कुछ लगने वाले आपके यहाँ पे तो लगे हुए हैं फल वाले, लीची के भी लग रहे हैं, आड़ू के भी लग रहे हैं, हर तरह के फल के लग रहे हैं। और अभी जो साइडों में है, किसान के पास अपना फल जरूर होना चाहिए। हाँ। ये मेरा मानना है। आम, आड़ू, अमरूद, अनार और एक नींबू, ये तो हम भाई साहब कर ही सकते हैं। ये भी कर सकते हो। और थोड़ी बहुत लोग कहे जी लोग तोड़ के ले जाएंगे, अरे किसी का तो भला होगा सोच लो। सभी लोग लगाएंगे। अरे दुनिया अभी
मेरे केले में से कई चरखे गायब मिलते हैं, हमने किसी के पेट में तो जा रहा है बेचारे हमने के। सब्जी भी लगा रखी कुछ है फायदा तो हुआ लगाने का। राहुल जी, हमने सब्जी भी लगा रखी, फल भी लगा रखे, आज तक तो कोई तोड़ के गया नहीं। अरे भाई ले भी जाएगा तो वो भी तो मनुष्य है। हाँ, अगर वो बिल्कुल। ले गया तो क्या घिस गया तुम्हारा। भाई किसी को अगर मान लिया 10 रुपए का फायदा, अरे आप 100 रुपए अच्छा, पहले जमाने में जो बड़े बुजुर्ग थे वो पहले बांटते थे। अरे भाई सुनो सुनो, रास्ते वालों को लो आम खाओ यार, हाँ, बांटने की प्रथा थी। साला जब से हमने लेने की प्रथा बना ली ना कि मैं दूंगा नहीं किसी को, तब से हमारे जीवन में दुख ज्यादा बढ़ गए। आप एक बार बांटना चालू करोगे यार, मुझे बांटना है, फिर देखो मजा। लोग बाग ये कहते थे पुराने कि जितना शुरू में वितरण करोगे इस चीज का, जी। उतना प्रॉफिट ज्यादा होगा, लाभ ज्यादा होगा। बिल्कुल। वो आशीर्वाद देंगे, बिल्कुल। तुम्हारा अच्छा पेड़ पौधे। हाँ, अरे आप किसी को आम खिलाओगे वो कहेगा यार भगवान करे तुम्हारा और बढ़े। और वो देख रहा इधर आ भी रहा है, अब क्यों हमारा भाई सबको जी देख रही है तुझे यहाँ पेड़ खड़े हुए हैं या आम खड़े हो, तो वो कहेगा बस सुधरे तेरा तो सो भी जावा। बिल्कुल। और विक्रांत भाई, आपका कोई ऐसा सवाल जो मुझसे पूछना था कैमरे के सामने, या हो गए? अभी तो वैसे स्पेशली मुझे ये था कि आप जब बिजनौर आए हो तो वर्मी कंपोस्ट की एक कंप्लीट जानकारी किसानों को दूं, जिससे उनका भला हो और वो आप जैसे लोगों जो नए युवाओं से सीख सकें और फायदा उठा सकें। मेन मोस्टली ये था। वैसे तो मतलब जो बहुत सारे मेन फैक्ट थे वो मैंने वर्मी कंपोस्ट का बाकी ज्यादा के कैमरे लिए पे लोग बताए आपसे हैं, संपर्क लेकिन कर अगर सकते हैं। ज्यादा जानकारी चाहिए, प्रॉपर जानकारी चाहिए, उसमें टाइम लगता है क्योंकि बिल्कुल इकोनॉमिक्स का भी पार्ट होता है उसमें। बिल्कुल जैसे आपको लेबर पे काम करवाना है, कितने टाइम में क्या चीज होगी, बिल्कुल, इसका उतार, कोई उतार कर रहा है तो वो 1 घंटा ही पूरा उतार में लगा बिल्कुल दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर चीज को वो समझाने चीजों में के लिए टाइम आपसे लगता है। संपर्क कर सकते हैं। धीरे धीरे वो संपर्क कर सकते बाकी हैं। मेरे से कोई ऐसा प्रश्न जो कैमरे के सामने पूछने का मन हो? आपसे तो बस पर्सन तो कुछ नहीं है, बाकी यही है कि आपने जो मुहिम चला रखी है, आपसे जो लोग जुड़े हुए हैं, इतना प्रेम और आपको स्नेह दे रहे हैं लोग, उसका भगवान का शुक्रगुजार करता हूँ। मुझे आप जैसे महान आदमी का साथ मिला और मैं जैविक की तरफ, पेस्टिसाइड से हटके जैविक की तरफ आया। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं तुम जैसे युवाओं को एक रास्ता दिखाने में सक्षम हुआ। हालांकि तुम जैसे लोगों के कंधों पर हाथ रख के मैंने पार करना है, क्योंकि मेरा टाइम तो धीरे धीरे जा रहा है। अब अपने पीछे एक नई ऐसी टीम को खड़ा आप करना है ऐसी जो आगे टीम चल खड़ी के- कर जाओगे, आप एक राहुल 100 राहुल को खड़ा कर देंगे। यही चाहता हूं मैं कि हजारों करोड़ों राहुल बने। मतलब राहुल एक नाम ना हो, एक विचारधारा बन के चले कि भाई ये आदमी ने क्रांति कभी फैलाई, अकेला फौजी था, निकला शुरू में लोगों का तिरस्कार सहा, मजाक सही, लोगों ने बहुत बहुत मजाक भी उड़ाई। और यहाँ पे भी जब केला शुरुआत में लगाया तो लोग हंस रहे थे कि यहाँ पे केला नहीं होगा। जब यहाँ से गाड़ियाँ गई तो लोगों के दिमाग खराब हो गए कि इतना बढ़िया केला यहाँ बना कैसे, इन्हीं के खेतों में बना करके दिखाया। तो ये चीज़ें होती हैं, विरोध शुरू में झेलना पड़ता है। और बड़े एक सीधी सी बात है विक्रांत भाई के शिखर, शमशान और सिंहासन यहाँ पे आदमी अकेला ही पहुँचता है। तो वहाँ पहुँचने के लिए जो परीक्षाएं देनी पड़ती है शायद हम दे रहे हैं। और देखो ईश्वर कहाँ तक लेके जाता है। कुल मिला के मकसद ये है कि किसान का भला हो, किसान के लिए कुछ कर जाएं ज़िंदगी में। ये ऐसी कौम है जहाँ पे हम बार बार पैदा होना चाहेंगे। और मैं चाहता हूँ कि दोबारा भी अगर जन्म मिले कभी तो किसान परिवार में मिले, और पूरे भारत में कहीं भी मिले। कोई स्पेशली ऐसा नहीं है कि मैं बिजनौर में पैदा हूँ, सारा भारत मेरा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जहाँ पर भारत का नक्शा पार ना हो, अंदर अंदर रहूँ, जहाँ ईश्वर जन्म दे दोबारा फिर किसान के लिए काम करूँ तीसरी उसमें, और दोबारा भी फौज में जाने की इच्छा है। ऐसा नहीं कि सीधा किसान पैदा हूँ, पहले फिर फौज में जाऊँ फिर किसान। फौज तो ब्लड में है। मुझे ज़िंदगी में 2 चीज़ों से बहुत मोहब्बत थी, बेइंतहा। मतलब मैं कंट्रोल नहीं कर सकता उन चीज़ों को। एक तो आर्मी, एक क्रिकेट। मैं आज भी क्रिकेट खेलने लगता हूँ गाड़ी रोक कर रास्ते में बच्चों के साथ। मतलब क्रिकेट मेरे रग रग में, इसी तरह फौज मेरे ना ब्लड में है, अंदर कभी नहीं निकल सकती ज़िंदगी में। और खेती तो ये मेरा नशा है भाई, ये कभी नहीं उतरेगा मरते दम तक भी। बहुत बढ़िया लगा आप यहाँ आए, उसके लिए धन्यवाद। बहुत जय बहुत हिंद। धन्यवाद राहुल जी।